आगे आइए अगले क्लोज टेस्ट में। अ ग्रेट फायर इन लंदन इन 1966 विच द सिटी एंड मेड अराउंड 1 लाख पीपुल होमलेस। आग लगी है, 1 लाख लोग बेघर हो गए हैं। दिस फायर इज सेड टू हैव बिगन इन पुडिंग लेन में लगी हुई थी। इट थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट एंड वुडन हाउसेस, क्राउडेड स्ट्रीट और वुडन हाउस है। हाउएवर आफ्टर द फायर, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, लास्ट तक लिखा हुआ है, पढ़ते हैं यहां से। ए ग्रेट फायर इन लंदन, लंदन में एक आग, क्या नहीं कर पाएंगे अगर रीडिंग नहीं कर रहे हैं, मीनिंग नहीं पता है तो कोई सेंस वेंस यहाँ काम नहीं करना है, सारी टेक्निक आपकी यहाँ पे आके फेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो 4 ऑप्शन हैं, चारों फ्रेजल वर्ब हैं। क्या मीनिंग होता है? पहला है ब्रोक फॉर, मैं लिख दे रहा हूं चूंकि आया है तो हो सकता है दोबारा भी आ जाए कभी। ब्रेक फॉर, टू चेज समबडी, किसी का पीछा करना या किसी को फॉलो करना, किसी के पीछे चलना, किसी को फॉलो करना, ब्रेक फॉर होता है। दूसरा ब्रेक इन फ्रेजल वर्ब है, कोई नहीं है उसके घर में घुस गए चुपचाप, ब्रेक इन कहलाता है, माने किसी के घर में घुसना, खासकर किसी बिल्डिंग इत्यादि में घुसना भी आपका क्या कहलाएगा? ब्रेक इन। समझ गए? ब्रेक इन का मतलब टू, लिख दो इंग्लिश में, टू इंटर इनटू ए बिल्डिंग। किसी बिल्डिंग में घुसना। ब्रेक एट, कोई सेंस नहीं है इसका। ब्रेकआउट, ब्रेकआउट जो वर्ड है कई अलग अलग सेंस में यूज होता है, कई अलग जगह पे, इसको देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है ब्रेक आउट। जैसे कहाँ कहाँ हम यूज करेंगे? कोई युद्ध है, वॉर है, फाइटिंग है, कोई युद्ध या फाइटिंग छिड़ना, उसकी भी इंग्लिश क्या होती है? ब्रेकआउट। तो मैं लिख दे रहा हूँ वॉर या अनप्लीजेंट थिंग्स या फायर या रेन, इस तरह से फायर है, रेन है, कोई भी अनप्लीजेंट थिंग्स है, उसका अचानक से फैलना शुरू हो जाना, वो ब्रेक कहलाता है। टू स्टार्ट सडनली, टू स्टार्ट सडनली, ये मीनिंग देता है ब्रेकआउट। कुछ टेक्निक वार या फाइटिंग दोनों ध्यान रखिएगा, अनप्रेजेंट थिंग हो गई, फायर हो गया, 3-4 कीवर्ड्स लिखवा दिए, इसे याद रखिएगा। तो अचानक से लंदन में आग लग गई, ब्रेकआउट हो जाएगा, सी ऑप्शन। फ्रेजल वर्ब आ रही है आपको तो आप कर लेंगे, फ्रेजल वर्ब इस पे भी थोड़ा काम करना है आप लोगों को। तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, अलग। ये क्वेश्चन कैसे होंगे? रीडिंग से, आप न्यूज़पेपर इत्यादि पढ़ते रहिए, आप कहीं न कहीं आपको मिलेगा ही, ये मिलेगा तो आपके माइंड में रहे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ब्रेकआउट इन लंदन इन 1966, 1966 में लंदन में यह आग लगी। विच द सिटी, जिसने शहर को क्या किया? डिस्ट्रॉय, सेटल्ड, स्मैश्ड और डिमोलिश। आग है, आग से कोई चीज नष्ट हो रही है। देखिए डिमोलिश कहाँ यूज होता है? डिमोलिश का मतलब हुआ टू पुल आर नॉक डाउन, नॉक डाउन अ बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग को गिराना डिमोलिश कहलाता है। ठीक हो गया, डिमोलिश एक वर्ड। फिर स्मैश्ड, स्मैश भी आपकी वर्ब है, और जैसे डिमोलिश हमने देखा वैसे स्मैश देखेंगे। तो स्मैश माने टू ब्रेक इनटू पीसेस, ब्रेक पीसेस, कोई चीज को टुकड़े इत्यादि में तोड़ना भी स्मैश कहलाता है। लेकिन उससे ज्यादा ये यूज होती है, एसएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है, किसी एक चीज का दूसरी चीज से टकराना, किसी एक चीज का दूसरी चीज से टकराना स्मैश कहलाता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे वेव्स हैं, लहरें हैं, टकरा रही हैं। जैसे कार है, टकरा गई ट्री से, ये स्मैश का सेंस हुआ। तो वेव्स हैं, तट पे किनारे पर शोर पे टकरा रही हैं। तो किसी एक, आप ही किसी चीज से जाके ऐसे भिड़ गए, टकरा गए, किसी एक चीज का किसी दूसरी चीज में टकराना भी आपका क्या कहलाता है? स्मैश। तीसरा एक वर्ड जो है सैटर, कुछ अच्छे वर्ड हैं क्योंकि आ सकते हैं। सैटर एक तो यही हुआ ब्रेक इनटू पीसेस, कई टुकड़ों में टूट जाना, किसी चीज का बिखर जाना।
लेकिन उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, सैटर जो शब्द है फीलिंग्स, फीलिंग्स के लिए किसी व्यक्ति के फीलिंग्स को बिखेर देना, उसके फेथ को खंडित कर देना, उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ देना, वो सैटर कहलाता है। किसी व्यक्ति का आत्मविश्वास टुकड़े टुकड़े हो गया, उसका विश्वास टूट गया, उसकी फीलिंग टूट गई, वहां पे आप सैटर का यूज करते हैं। और किसी चीज को कंप्लीटली नष्ट कर देना, उसके अस्तित्व को समाप्त कर देना, डिस्ट्रॉय कहलाता है। तो फायर हुआ, या अचानक से बम लगा के आपने विस्फोट किया, डिस्ट्रॉय हो गई चीजें, तो ये डिस्ट्रॉय वाला भाव है, ऑप्शन ए ले लेंगे, क्योंकि आग ने शहर को नष्ट किया है। डिमोलिश नहीं होगा, डिमोलिश माने तो गिरना होता है, यहाँ नष्ट करने का भाव है, डिस्ट्रॉय करने का सेंस है। डिस्ट्रॉय माने कोई सब्जेक्ट आपका किसी चीज को डिस्ट्रॉय करता है। अगर सब्जेक्ट खुद गिर रहा होता तो डिमोलिश लेते, बिल्डिंग खुद गिर गई तो डिमोलिश होता, लेकिन फायर ने बिल्डिंग को या शहर को क्या किया, कंप्लीटली, अगर आप बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, उसके अस्तित्व को समाप्त कर रहे हैं, तो डिस्ट्रॉय हो जाए। ये ऑप्शन ज्यादा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 1 लाख पीपुल होमलेस, दिस फायर इज सेड टू हैव बिगन इन पडिंग लेन, पडिंग लेन में ये आग लगी ऐसा कहा जाता है। इट थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट एंड वुडन हाउसेस, और ये भीड़ भरी हुई गलियों में और शहरों में आगे की तरफ बढ़ती चली गई, ऐसा लिखा हुआ है। कई ऑप्शन है, तो चलिए एक एक ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन आपका क्या लिखा हुआ है, ग्लाइड। ग्लाइड का क्या मतलब होता है, सेंस देख लीजिए। ग्लाइड, टू मूव स्लाइटली, क्विकली, साइलेंट। ग्लाइड हो गया। दूसरा कैरीड, कैरी माने ले जाना, आप जान रहे होंगे, कोई ऐसा शब्द नहीं जो बताऊं। PULL, पुल लिखा हुआ है, पुल माने खींचना होता है, तो ये भी वर्ड ऐसा है जिसकी मीनिंग आपको पता है, इसमें भी कोई ऐसा टेक्निकल इत्यादि वर्ड नहीं लिखा हुआ है। हाँ, एक वर्ड हमारा है स्विफ्ट, स्विफ्ट जो लिखा हुआ है स्वीप, इसको देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट वर्ब है। स्वीप किस चीज के लिए, टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना। किस सेंस में आगे बढ़ना, टू मूव फॉरवर्ड। कुछ एग्जाम्पल साइड में लिख लेते हैं, जैसे फायर है, रेन है, विंड है, स्टॉर्म है, तूफान है। तो किसी आग, बारिश, तूफान, ये सारी चीजें अगर आगे बढ़ रही हैं काफी तेजी के साथ, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, स्वीप। ठीक है। दूसरा, बोट और टेंट के लिए, हवा में आपका टेंट उड़ गया, स्वीप हो जाएगा। आपका नाव धक्का लगा, काफी तेजी से आगे बढ़ गई, वहां पर भी आप क्या करेंगे, स्वीप का प्रयोग करेंगे। तो स्वीप जो वर्ड है इस सेंस में यूज होता है। अब आते हैं वापस अपने क्वेश्चन में। तो ये भी रीडिंग का क्वेश्चन है, आप चीजें कर रहे हैं तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, नहीं तो हो सकता है यहाँ पे आप कंफ्यूज होकर गलत आंसर टिक कर दें। इट थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट एंड वुडेड हाउसेस, उस भीड़ भीड़ भरी हुई गली में और वुडन हाउसेज में ये काफी तेजी से आगे बढ़ी। और मैंने लिखा है मूव फॉरवर्ड विथ फोर्स, काफी तेजी से फोर्स के साथ अचानक से आगे बढ़ना। फायर है, रेन है, विंड है, उन सबका क्या कहलाता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे आइए। अ ग्रेट फायर इन लंदन इन 1966 विच सॉरी ये हो गया है, यहाँ तक आ गए हम लोग। हाउएवर, फिर भी, हाउएवर क्या दर्शाता है, पहले से कुछ अलग सेंस, पूरा इसने भीड़ भरे हुए शहर को नष्ट कर दिया था। फिर भी आफ्टर द फायर, फायर के बाद, लंदन वाज विद वाइडर स्ट्रीट एंड इम्प्रूव्ड वाटर सप्लाईज, लंदन अधिक चौड़ी सड़कों और बेहतर जल व्यवस्था के साथ क्या हुआ, मॉडल किया गया, इनोवेट किया गया, रीस्टोर और रीबिल्ड किया गया। तो चूंकि देखिए यहाँ पे शहर नष्ट हो चुका है एक बार, आग ने काफी घरों को जला दिया है, तो पुनः निर्माण किया जाएगा, एक तो ये पॉइंट। तो इस आधार पे अगर पुनर्निर्माण होगा तो दो ऑप्शन हमारे पास आएंगे, रीबिल्ड और रीस्टोर। ठीक है, रीस्टोर के कुछ यूज लिख लेते हैं। रिस्टोर कॉन्फिडेंस, रिस्टोर फेथ, कोई फीलिंग है उसको रिस्टोर करना,
और रिस्टोर बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए भी होता है, बिल्डिंग या आर्ट ऑफ वर्क, वर्क ऑफ आर्ट, बिल्डिंग या वर्क ऑफ आर्ट, कोई कलाकृति है, फर्नीचर है, कुछ भी। तो देखिए रिस्टोर का सेंस क्या हुआ, बिल्ट अगेन इन द ओरिजिनल फॉर्म, माने कोई चीज पहले जैसी थी उसी रूप में फिर से उसको बनाया, ये रिस्टोर कहलाएगा। रिस्टोर करना माने जैसा पहले था फिर से वैसा ही बना दिया। लेकिन और रीबिल्ड माने दोबारा से निर्माण करना। तो यहां पे ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे, लेकिन ए और डी वाले ऑप्शन दोनों हो सकते हैं। लेकिन चूंकि जब मैं यहां पढ़ रहा था तो यहां सेंटेंस में कह रहा विद वाइडर स्ट्रीट एंड इंप्रूव्ड वाटर सप्लाई, माने शहर पहले जैसा था, बाद में क्या हुआ, सड़कों को चौड़ी किया गया, उसकी वाटर सप्लाई को और बेहतर किया गया। तो ये रिस्टोर नहीं हो सकता। रिस्टोर का मतलब तो ये हुआ कि भाई ये जैसा है पेन, ये खराब हो गया, वापस फिर से ऐसा ही पेन बन गया, ये रिस्टोर हो गया, माने फिर से अपने मूल रूप में ले आना, रिस्टोर कहलाना। लेकिन चूंकि यहां पे संशोधनों के साथ लाया गया है तो नई चीज बनी हुई है, तो यहां रीबिल्ट लिखना ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, ए। आगे आइए, वाटर सप्लाईज न्यू बिल्डिंग्स, न्यू बिल्डिंग माने नई बिल्डिंगें, वर यूजिंग ब्रिक्स इंस्टेड ऑफ वुड, नई बिल्डिंगें ईंटों का प्रयोग करके बनाई गई थी लकड़ी के स्थान पर। अब क्या होगा, ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज दो सेंस में, देखिए ऑर्गेनाइज कहां लिखेंगे, ऑर्गेनाइज कोई मीटिंग है, मीटिंग, कोई ट्रिप है, ट्रिप ऑर्गेनाइज की, मीटिंग ऑर्गेनाइज की, वो हो गया, या ऑर्गेनाइज थिंग्स इन अ वे, कई चीजें अलग अलग रूप में है उसको एक स्वरूप में आप ले आए, ऑर्गेनाइज कर दिया, उसको व्यवस्थित कर दिया आपने। मीटिंग इत्यादि करना, ट्रिप है, यात्रा है, उसको करने के सेंस में हम ऑर्गेनाइज का यूज करते हैं। फैब्रिकेट, फैब्रिकेट और फॉल्स स्टोरी, एक मनगढ़ंत कहानी बनाना, टू ट्रिक समवन, किसी को धोखा देने के लिए। तो फैब्रिकेट का हम यूज करते हैं जाल बुनना, मनगढ़ंत कहानी बनाना, इस सेंस में। तो कहीं ऐसा भाव हो मनगढ़ंत कहानी बनाने का, किसी को धोखा इत्यादि देने के लिए कोई कहानी सुना रहे हैं, कोई स्टोरी बना रहे हैं, फैब्रिकेट वहां का यूज करिएगा। लोकेट माने स्थित होना, इरेक्टेड अच्छा वर्ड है, एक बार और आया है ये एसएससी में, टू बिल्ड, इरेक्ट का मतलब ही होता है टू बिल्ड, बनाना। तो यही शब्द ज्यादा सही होगा कि नई बिल्डिंगों को बनाया गया था ईंटों का प्रयोग करके लकड़ी के स्थान पर, क्योंकि और कोई ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं आ रहा है। बिल्डिंग को बनाने की बात है, ऑर्गेनाइज करना ठीक नहीं होगा, फैब्रिकेट करना ठीक नहीं होगा, इरेक्ट ही ज्यादा सही होगा, क्योंकि इरेक्ट का मतलब ही होता है बिल्डिंग इत्यादि को बनाना। ऑप्शन बी टिक कर लें। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं और शुरू से करते हैं, पढ़िएगा आराम से, मैं पढ़ते समय वैसे भी काफी डिटेल में बता देता हूं आपको। ऑल एलिफेंट्स सेवरल डिस्टिंक्टिव फीचर्स, जैसे आप देख रहे होंगे, एक चीज आपने देखा होगा कि जो हम ऑप्शन ले रहे हैं अलग अलग चीजें हैं, कहीं सेंस के आधार पे है, कहीं चीजों को रिलेट कर रहे हैं उसके आधार पे है, कहीं पे फ्रेजल वर्ब है, तो आप भी असहज हैं, मैं भी असहज हूँ, चारों का मीनिंग पता होगा तभी कर पाएंगे। जैसे यहीं पे आ गया, अब इरेक्ट का मीनिंग अगर आपको नहीं पता है तो आप ये नहीं कर पाएंगे। फैब्रिकेट, ये चार ऑप्शन है, नहीं मीनिंग पता है तो नहीं कर पाएंगे। तो कई जगह यूजेस, तो इसलिए थोड़ा तो इंग्लिश जानना जरूरी है, और उसके लिए रीडिंग, यहाँ पे रीडिंग आपकी हेल्प करेगी, तो रीडिंग करते रहिए, पढ़ते रहिए, तो ज्यादा अच्छा होता जाएगा आपका। ऑल एलिफेंट्स, सभी हाथी, सेवरल डिस्टिंक्टिव फीचर्स, सभी हाथी को सेवरल डिस्टिंक्टिव फीचर रखते, द मोस्ट नंबर ऑफ विच इज अ लॉन्ग टर्म टू प्रॉपर। अब आगे जब मैंने पढ़ा, ये चूंकि प्रेजेंट में है तो मैंने यहीं से ये ऑप्शन कट कर दिया, हैड। ऑल एलिफेंट की बात हो रही तो हैज होगा नहीं, विल हैव और हैव, सभी हाथियों की कुछ यूनिक विशेषताएं होंगी या होती हैं, तो एक जनरल बात है, गाय की पूंछ होगी नहीं, गाय की पूंछ होती है, ये भाव है, सभी हाथियों की कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स होते हैं। तो इस आधार पे ये तो कट होगा नहीं, क्योंकि ग्रामर के आधार पे गलत हो जाएगा। प्रेजेंट में चल रहा है, आगे का सेंटेंस हमने देख लिया, तो ये प्रेजेंट, ये पास्ट वाला कट गया, पास्ट वाला इस सेंटेंस को देख के हमने काटा, प्रेजेंट ये है इसलिए कट गया क्योंकि ये प्लूरल है, और चूंकि एक जनरल बात बता रहा, जनरल विशेषता बता रहा, तो फ्यूचर वाला भी नहीं होगा,
तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए है। तो यहाँ पे ग्रामर के नॉलेज के आधार पे हमने चीजों को किया। आगे सेंटेंस में क्या दिया हुआ था, प्रेजेंट का भाव चल रहा था, इसलिए यहाँ भी हमने प्रेजेंट ले लिया, इस तरह से अप्लाई किया यहाँ पे। आगे आइए, लॉन्ग टर्म को क्या है, एक लंबी सूंड। यूज फॉर मैनी पार्टी, कई पर्पज के लिए यूज होती है, यूज फॉर मैनी, इसको कि यूज किया जाता है कई, कई क्या, आगे ऑप्शन है पार्टिकुलरली, विशेष तौर पर ब्रीथिंग के लिए, लिफ्टिंग वाटर एंड ग्रेस्पिंग ऑब्जेक्ट, सांस लेने के लिए, पानी के लिए, ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए। तो कई किस चीज के लिए यूज हो रही है, कई योजनाओं के लिए, कई क्षमताओं के लिए यूज होती है, कई साधनों के लिए, या कई उद्देश्य के लिए। तो ये जो लंबी सूंड है ये यूज की जाती है बहुत सारे विशेष तौर पर, ये क्या है, पर्पज है, मैनी पर्पज, फॉर मैनी, कई उद्देश्य से यूज होती है। सांस लेने के लिए भी यूज करता है, पानी के लिए भी यूज कर, उठाने के लिए भी, ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए भी। तो स्कीम ऑप्शन नहीं होगा, कैपेसिटी नहीं होगा, मींस नहीं होगा, आपका जो सही ऑप्शन होगा कौन सा, पर्पजेस। तो यहां सेंस के आधार पे हमने किया। देयर इंसीजर्स ग्रो टस्क which can serve as weapons and as tools for moving objects। ऑप्शन देखें, प्रीपोजिशन दिए गए हैं, ये वर्ब लिखी हुई है, वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का कुछ भाव है, वर्ब के साथ प्रीपोजिशन आ रहा है, दो सेंस होगा, या तो वर्ब के आधार पे होगा या फ्रेजल वर्ब वाले सेंस में होगा। तो जरा यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है, देयर इंसीजर्स, इंसीजर्स माने उनके पूर्वज, ग्रो टस्क्स विच कैन सर्व एज वेपन्स एंड एज टूल्स फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट एंड डिगिंग। इस टस्क के साथ ग्रो हुए हैं, जो कि सर्व करती थी, एक वेपन के रूप में भी थी, और टूल एक उपकरण के रूप में भी थी, ऑब्जेक्ट को ले जाने के लिए, एंड डिगिंग और चीजों की खुदाई करने के लिए भी इसका यूज करते थे, किसका, टस्क का जो सूंड है उसका। तो देयर इंसीजर्स, उनके पूर्वज, ग्रो माने बड़े हुए हैं, ग्रो फॉर टस्क, ग्रो टू टस्क, ग्रो टूवर्ड्स टस्क। देखिए टू और टूवर्ड्स तो बनेगा ही नहीं यहाँ पे, आप अगर थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस लगाएंगे, ग्रो माने विकसित हुए हैं, विकास हुआ है उनका, और टस्क की तरफ, टस्क टू, ये तो बनेगा नहीं। ग्रो फॉर टस्क या ग्रो इनटू टस्क, तो अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो ग्रो इनटू होता है, ग्रो इनटू समथिंग, किसी चीज के साथ विकसित होना, किसी चीज के साथ, फ्रेजल वर्ब है ग्रो इनटू समथिंग, किसी चीज के साथ डेवलप होना, माने कोई पर्टिकुलर बिहेवियर धीरे 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 करके अगर डेवलप हो रहा है तो ग्रो इनटू कहा जाता है। ग्रो इनटू माने टू डेवलप ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके किसी चीज का विकसित हो। तो वही करें कि उनके जो पूर्वज हैं वो इस सूंड के साथ बड़े हुए हैं, जो टस्क यूज में आती है वेपन के रूप में और टूल्स के रूप में। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ कुछ जानकारी आपको जरूरी थी, फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है, आप जान रहे हैं तो ही कर पाएंगे सी ऑप्शन, नहीं तो आपसे हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप तब भी हो सकता है सही हो। आगे आइए, एलिफेंट लार्ज ईयर फ्लैप हेल्प टू कंट्रोल देयर बॉडी टेम्परेचर। एलिफेंट के जो लंबे कान हैं वो उसके बॉडी टेम्परेचर को मदद करते हैं, हेल्प करने में, सीपीओ का क्वेश्चन है। देयर पिलर लाइक लेग्स, खंभों की तरह जो उनके पैर हैं, कैरी देयर ग्रेट वेट, वो उनके इस वेट को कैरी कर सकता है। चार ऑप्शन है, चारों मॉडल वर्ब हैं, कैन, वुड, शुड, कुड। क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है तो कुड लेने का तो कोई सवाल नहीं है। अब जो बाकी के ऑप्शन बचे उसके हिसाब से सोचिए क्या हो सकता है। उनके जो खंभों की तरफ पैर हैं वो उनके भारी वेट को क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। तो किसी काम को करने की क्षमता, कैपेसिटी, एबिलिटी शुड से नहीं होती, क्योंकि शुड तो एडवाइस देता है, वुड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट या किसी चीज की कल्पना को दर्शाता है, या और भी कई चीजों के लिए यूज होता है, लेकिन किसी चीज की क्षमता इत्यादि को दर्शाना है वो भी प्रेजेंट में, तो क्या लेंगे, कैन। तो यहां देखिए कुड भी ऑप्शन था क्षमता का, लेकिन सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है इसलिए आप कैन लेंगे। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि क्लोज टेस्ट करते समय कई बार आपके पास जो दो ऑप्शन केवल प्रेजेंट और पास्ट के होते हैं तो उनमें कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए सेंटेंस को देख लिया करिए कि वो सेंटेंस कैसा है, आगे पीछे कैसा चल रहा है, किस समय की बात की जा रही है, कैसी बात है। जनरल बात बता रहा है भाई हाथी के पैर ऐसे होते हैं, तो ये जनरल बात है, ये कुड में तो होगा नहीं, ये प्रेजेंट में ही लिखना सही रहेगा, कैन का यूज करना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इधर, और चूंकि कैपेसिटी बता रहा है, क्षमता को बता रहा है, तो कैन ही बेहतर होगा। ए ऑप्शन टिक करिए। आगे आइए,
वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट टू एलिफेंट पॉपुलेशन इज द आइवरी ट्रेड। एक सबसे बड़ा थ्रेट है। एज द एनिमल आर पोज्ड फॉर देयर आइवरी टस्क, अदर थ्रेट टू एलिफेंट इंक्लूड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। अन्य जो अब एलिफेंट के साथ बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी परेशानियों का उसको सामना करना पड़ रहा है। जो अन्य थ्रेट्स हैं एलिफेंट के लिए, कैसे हाथियों के लिए, इंक्लूड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, उनका जो निवास स्थान है वो नष्ट हो रहा है। कॉन्फ्लिक्ट विद लोकल पीपुल, स्थानीय लोगों से उनका संघर्ष हो जाता है। ये अन्य चुनौतियां हैं हाथियों के लिए। जो वर्ड लिखेंगे वो हाथी के पहले आएगा। कैसा हाथी, कैसे हाथियों के सामने ये चुनौतियां हैं कि उनका जंगल नष्ट हो रहा है और स्थानीय लोगों से उनका विवाद हो रहा है। ऐसे हाथी जो विल्ड हैं, जंगल के हैं, खतरनाक है। अरे हाथी कोई भी हो, खतरनाक हो, अच्छा हो, सबके लिए ये चुनौती है, तो डेंजरस तो हो नहीं सकता है। टेम, जिसको पालतू बनाया गया कि, और जिसको पालतू बनाया गया उसके लिए क्या, उसका तो निवास स्थान सही है ना। एलिगेंट, शानदार हाथियों के लिए समस्या है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, विल्ड। माने वो हाथी जो जंगल में रह रहे हैं, यानी नॉर्मल नेचुरल जो हाथी है, जो हाथी जहाँ रहते हैं उनके साथ समस्या ये है कि उनका जो हैबिटेट है, माने जो जहाँ वो रह रहे हैं उनके जंगल नष्ट हो रहे हैं और इसके कारण स्थानीय लोगों से उनका विवाद बढ़ रहा है। ये अन्य चुनौतियां हैं। तो सिंपल शब्द था, हाथी के पहले आएगा और एक कॉमन सेंस लगा के सोचना है कि भाई कैसे हाथी की बात हो रही, तो जाहिर सी बात है वो हाथी जो जंगल में रह रहा है उस हाथी की बात हो रही है कि भाई नॉर्मली जो नेचुरली ग्रोन एरिया है उनका वो नष्ट हो रहा है। और यहाँ पे ये बाकी शब्द हाथी के पहले नहीं सेट होंगे और एलिफेंट को बताने के लिए आ रहे हैं, तो एलिफेंट के हिसाब से ये सारे वर्ड सेट नहीं हो पा रहे हैं, केवल विल्ड ही सेट होगा, इसलिए ये ऑप्शन। आगे चलते हैं, फिर अगला क्वेश्चन। ए थंडर स्टॉर्म रोल्ड अक्रॉस द डेल्टा बिफोर डॉन। एक तूफान, थंडर स्टॉर्म बिजली के साथ तूफान, रोल्ड अक्रॉस आया डेल्टा में, बिफोर डॉन माने सुबह से पहले, एंड सैम वाज बाय द चेक ऑफ लाइटनिंग, लाइटनिंग के चेक के साथ सैम क्या हुआ, ही हर्ड रेन ड्रॉप्स ड्रॉपिंग, उसने बारिश की बूंदों को सुना जो कि खिड़की पे पड़ रही थी। उसने फिर सुना उसकी ड्रिप की, पानी के टपकने की आवाज को सुना। अंडर द विंडो नॉट फार फ्रॉम हिज सीलिंग, उसके छत से दूर नहीं थी। द ऑफ हिज बेड वाज सडनली कूल, मे बी टुडे नॉट बी सो हॉट। चलिए, अ थंडर स्टॉर्म रोल अक्रॉस, रोल अक्रॉस माने आगे बढ़ना, तेजी से टूट पड़ना कहीं पर। द डेल्टा बिफोर डॉन माने सुबह से पहले एक थंडर स्टॉर्म क्या हुआ। अब थंडर स्टॉर्म है, तूफान है, तूफान कैसा है सुबह से पहले, सॉफ्ट। अरे भाई तूफान है, खुद ही कह रहा है, बिजली चमक रही है, गरज रही, थंडर माने बिजली वाला तूफान है, तो सॉफ्ट तो होगा नहीं। माइल्ड, माइल्ड माने हल्का, हल्का हो ही नहीं सकता, बिजली का तूफान है तो माइल्ड नहीं होगा। प्राउड, प्राउड शब्द तूफान के पहले लिखेंगे कोई सेंस नहीं देगा। इंसानों के लिए प्राउड यूज करिए तो समझ में आता है, तूफान के लिए नहीं। हाँ, माइल्ड शब्द यूज कर सकते हैं, माइल्ड माने नॉट सीवियर, जो बहुत कठोर नहीं है, और जैसे आपका डिसीज इत्यादि के लिए यूज होता है, वेदर के लिए यूज होता है, माइल्ड वेदर होता है। तो माइल्ड डिसीज माने ऐसी बीमारी जो बहुत गंभीर नहीं है, ऐसा मौसम जो बहुत मतलब कि खराब नहीं है, अच्छा मौसम है, ज्यादा बारिश नहीं हो रही तो माइल्ड वेदर हो जाएगा। लेकिन यहाँ चूंकि तूफान है इसलिए माइल्ड नहीं हो सकता, क्योंकि थंडर स्टॉर्म है मतलब खराब हो गई है चीजें, तो इसलिए एक ही शब्द बच रहा है तूफान के। देखिए अब यही है कि ये एडजेक्टिव है, इस नाउन के हिसाब से आपको सोचना है कि भाई नाउन थंडर स्टॉर्म लिखा हुआ है तो कौन सा ऐसा वर्ड है जो तूफान के साथ मैच करेगा। तो तूफान के साथ प्राउड तो हो ही नहीं सकता, ये तो इंसानों के लिए यूज करेंगे आप। सॉफ्ट और माइल्ड ये दोनों एक ही जैसी कैटेगरी के शब्द हैं, और तूफान शक्ति का प्रतीक है, ताकत और विनाश का प्रतीक है, तो उसके साथ ही मैच नहीं होगा। तो लाउड, ए लाउड थंडर स्टॉर्म रोल्ड अक्रॉस द डेल्टा बिफोर डॉन, और सुबह के पहले आया है, इस चीज को ध्यान देना, इस शब्द का पता लगा, इसको ध्यान ही नहीं दे रहा है तो अगला ऑप्शन हो सकता ना कर पाए। सुबह के पहले आया, एंड और सैम वाज बाय द चेक ऑफ लाइटनिंग, और वो बिजली के चमक और गरज की आवाज से सैम क्या हुआ, अवेकेंड जाग गया, ब्रोकन टूट गया, क्रैक्ड जैसे कोई दीवार में दरार पड़ जाती है या दरवाजा है क्रैक कर गया, सेकेंड हिल गया। भाई तूफान आया, आप सोचिए खिड़की खुली हुई है, अचानक बारिश होने लगी तेजी से और बिजली कड़की, और सुबह के पहले की बात है, इसने यहाँ लिख दिया, देखिए बड़ा टेक्निकल चीजें हैं, बिफोर डॉन, सुबह से पहले आ गया ये,
तो अब क्या होगा सैम, तो सुबह से पहले है वहां से रिलेट करेंगे और बाय द चेक ऑफ लाइटनिंग, बिजली के गरज की आवाज से सैम क्या हुआ, सुबह के पहले का सीन है, तो भाई सुबह के पहले सो रहा होगा, बिजली के गरजने की आवाज से उठ गया। तो कॉमन सेंस अप्लाई करना है, इन दोनों चीजों को रिलेट करना है आपस में कि भाई सुबह से पहले ये तूफान आया और बिजली के चमकने की गरजने की आवाज सुनकर के सैम क्या हुआ, आगे गया, जाग गया, न टूटा न क्रैक हुआ। सैम आदमी है, पता लगा सैम नहीं समझ पा रहे तो गड़बड़ है, पता लगा यही नहीं समझ पा रहे, सुने इसका क्या मतलब है, कई लोग सोचेंगे सैम क्या है, तो वो गलत कर सकते हैं। चलिए वेकेंड हो जाएगा। और ये लिखा है ना, ही हर्ड रेन ड्रॉप्स, इसी के लिए आ रहा है, उसने बारिश के बूंदों की आवाज सुनी, ड्रॉपिंग हार्ड जो कि पट पट करके गिर रही थी, अगेंस्ट द ओपन विंडो उसकी खुली हुई खिड़की पर, एबव द हालवे, हालवे के ऊपर जो खिड़की थी, देन तब ही हर्ड देम ड्रिप, उसने ड्रिप माने बूंदा बांदी की आवाज, पानी जो टपकता है, पानी के टपकने की आवाज ड्रिप हो गई, एंड और उसने तब सुना ड्रिप एंड, तो ड्रिप से जुड़ा हुआ ही कोई शब्द होगा, ध्यान दीजिएगा, ड्रिप एंड करके अगेंस्ट द वॉल, वॉल के साथ, अंडर द विंडोज, खिड़की के नीचे, तो खिड़की के नीचे वॉल के साथ उसने सुनी ड्रिप एंड, किस चीज की आवाज, ड्रिप से मिला के पढ़ेंगे, कडल पडल क्राई स्लीप, स्लीप नहीं होगा, क्राई नहीं होगा, उसने भाई ड्रिप है पानी के टिप टिप करने की आवाज, तो उसके साथ क्राई तो नहीं बनेगा ना, क्राई तो आदमी का चिल्लाना होता है, सोने की आवाज होगी नहीं। कडल माने आपका होता है एक तरीके से किसी को गले लगाना, किसी को गले लगाना, प्रेम, जैसे छोटा बच्चा है अपनी माँ को गले लगा लेता है, वो कडल कहलाता है। एसएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा है, ये आ चुका है फिल इन द ब्लैंक्स में। तो कडल माने गले लगाना, खासकर से छोटा बच्चा किसी को गले लगा लेता है, वो आपका कडल कहा जाता है। चलिए हक कह सकते हैं, एक शब्द में अगर कहें तो हक हो जाए, गले लगाना छोटे बच्चे के लिए, तो ये वर्ड को ध्यान दीजिएगा, आ चुका है ये। और पडल का मतलब क्या हुआ, पानी का बहना, जैसे पानी है रिस रहा है कहीं से और इस करके कहीं जमा हो रहा है, उसको हम पडल कहते हैं। तो यहाँ पे वही पॉइंट आएगा कि उसने सुना, कि हर्ड देम, उसने उनको सुना, ड्रिप किसको सुना, यही ये जो रेन ड्रॉप्स थी, उसने सुना ड्रिप पानी के टपकने की आवाज, एंड पडल और पानी की बहने की आवाज, अगेंस्ट द वॉल, दीवार के साथ, कि जैसे दीवार से पानी क्या हो रहा है, उतर के नीचे बह रहा है, कहां पे, अंडर द विंडोज, खिड़कियों के नीचे, माने दीवार से पानी होके खिड़कियों के नीचे जा रहा है, नॉट फार फ्रॉम हिज सेल, जो कि उसके छत से बहुत ज्यादा दूर नहीं थे। आगे आइए, इसमें सी ऑप्शन टिक करिए। मीनिंग अगर पता है आपको कडल, क्राई और स्लीप की, तो ये दो ऑप्शन तो आपने नहीं लेना है, इन्हीं दो में से लेना है, अगर ये मीनिंग जान रहा है तो आप ऑटोमेटिक टिक। आगे आइए, द ऑफ हिज बेड वाज सडनली कूल, अचानक से ठंडा हो गया उसके बेड का क्या, सोचे जरा, पानी बह के आ रहा, अचानक से उसके बेड का क्या ठंडा हो गया, स्टिफनेस, कठोरता। अब इस पॉइंट को बड़ा समझना है, ये वर्ड जहां भर रहे हैं आप पूरा लेकर के सोचेंगे तभी सही ऑप्शन ले पाएंगे। ऑफ हिज बेड वाज सडनली कूल, अचानक से ठंडा हो गया था, द ऑफ हिज बेड, उसके बेड का, तो उस, अब ऐसे ही सोचना है कि भाई ये जो वर्ड आ रहा है ये इसी चीज के लिए, इसी के बारे में बता रहा है कि अचानक से ठंडा हो गया, तो कौन सा ऐसा शब्द लें जो यहाँ पे ज्यादा मैच करेगा। ऑफ हिज, उसके बेड का, उसके बेड की क्या चीज थी जो अचानक से ठंडी हो गई, उसके बीच की कठोरता, स्टिफनेस माने कठोरता। अब सोचो कठोरता ठंडी नहीं हो सकती ना, उसके बेड की स्टिफनेस कोल्ड हो गई, तो ये सेंस नहीं दे रहा है, क्योंकि स्टिफनेस कोल्ड कैसे हो सकती है, भाई कठोर है तो मुलायम होगा, ठंडा थोड़ी हो जाएगा। ओपननेस, उसके बेड का खुलापन ठंडा हो गया, तो ओपननेस ठंडा होगा, ये इसकी क्वालिटी सही, यानी ये नाउन सही से मैच नहीं कर रहा है। ऐसा नाउन लेना है जिसकी विशेषता कूल बता सके, कि उसके बेड का क्या था जो अचानक से ठंडा हो गया, उसके बेड का सॉफ्टनेस, मुलायमपन अचानक से ठंडा हो गया, तो ये तीन ऑप्शन तो नहीं हो सकते भाई, कठोरता ठंडी हो गई, मुलायमपन ठंडा हो गया, ओपन, डैम्पनेस, डैम्पनेस का माने, डैम्प माने गीला, गीलापन अचानक से ठंडा हो गया, माने पसीना हुआ है आपको, सोचिए जरा, पसीना हुआ है और बेड पे लेटे हुए पसीना है, और जब हवा चलेगी ठंडी हवा, तो वो जो पसीना है वो कैसा एहसास देगा, जो डैम्पनेस है, जो पसीना हुआ है अभी तक, जो गीलापन था, वही आपका ठंडेपन का एहसास देगा। तो यहाँ पे नाउन, ये एडजेक्टिव किसके बारे में बता रहा है, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, कौन शब्द किससे रिलेट कर रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डैम्पनेस। कैसे हमने सोचा, कूल को लेके सोचा,
तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप गलत आंसर कर रहे हैं तो इसका मतलब आप शब्दों को सही तरीके से मैच नहीं करा पा रहे हैं कि कौन सा शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, उसके हिसाब से क्या बेहतर होगा, पुल के हिसाब से क्या शब्द सही सेट होगा, बेड की कौन सी चीज थी जो ठंडी होगी, तो मुलायमनेस और कठोरता ठंडा नहीं हो सकता, ओपन नहीं, यही एक चीज है। डैम्पनेस माने गीलापन जो कि ठंडा हो गया, ये ऑप्शन ले लेंगे सी। मे बी टुडे नॉट बी सो हॉट, और हो सकता है आज इतना गर्म ना हो। देखिए वही है ना, भाई हवा चली ठंडा हो गया, हो सकता है आज उतना गर्म ना हो, बारिश हुई है। क्या ऑप्शन लेंगे भाई, ये तो हो ही नहीं सकता। कैन नॉट, नॉट तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, दो दो नॉट नहीं लिखेंगे ना। विल बी, वुड, कुड, क्या होगा, हो सकता है, मे बी, हो सकता है आज, नॉट बी सो हॉट, ये भी नहीं होगा क्योंकि आगे बी लिखा हुआ है, तो विल भी नहीं होगा, दो दो बी हो जाएंगे। अब आपके पास बचा बी और डी। कुड ले, कुड ले, कुड क्या दर्शाता है, कैपेसिटी को दर्शाता है, क्षमता को दर्शाता है। कुड कई सेंस में यूज होता है, पास्ट में कोई काम आप बार बार करते रहे, पास्ट के रेगुलर एक्शन को भी दर्शाता है। उसके साथ साथ यहां पे जैसे सेंस जो है, तो एक सेंस मैं वुड का लिख दे रहा हूं ताकि आप, कई सेंस है, सारे सेंस नहीं, लेकिन जो यहाँ पे पर्टिकुलर यूज हुआ है वो लिख रहा हूं, टू टू इमेजिन द रिजल्ट ऑफ द इवेंट दैट हैपेंड, कोई घटना जो घटित हुई है उसके परिणाम की कल्पना करने के लिए आप वुड का प्रयोग करें। कोई चीज जो घटित हुई है उसका रिजल्ट कल्पना कर रहे हैं, एसएससी में मेरा सिलेक्शन हुआ, ये हो जाएगा, ऐसा ऐसा चीजें हमारे जीवन में बदलाव आ जाएंगी। किसी घटना के परिणाम की कल्पना करने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। और यहाँ वही है, कल्पना में भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं, कल्पना कर रहा है, सोच रहा है कि भाई बारिश हुई है, हो सकता है आज नॉट बी सो हॉट, इतना गर्म ना हो। घटना क्या है वो पहले देख चुके हैं, थंडर स्टॉर्म आया है, तो हो सकता है आज इतना ठंडा ना हो। एक घटना पहले थी, उसका कल्पना कर रहा है उसके रिजल्ट की कि भाई इस बारिश के कारण हो सकता है कि आज उतना गर्म ना हो। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, वुड। किस आधार पे, ये सेंस लिखा हुआ है वुड का, टू इमेजिन द रिजल्ट ऑफ द इवेंट दैट हैपेंड। चलिए, तो वुड का एक यूज आपने जाना, कहीं काम आएगा ये। अगले क्लोज टेस्ट में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट, कंपटीशन इज ए नेसेसरी प्रोस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल विथ पर्टिकुलर क्वालिटीज। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन एक आवश्यक प्रोस्पेक्ट है फॉर इंडिविजुअल विथ पर्टिकुलर क्वालिटीज, विशेष क्षमता वाले लोगों के लिए। अब इंडिविजुअल के पहले लिखना है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन ले लें, आप थोड़ा सा विचार करिए कि भाई कौन सा ऑप्शन लेना ज्यादा सही रहेगा। यहां पर सोचिए जरा। क्लोज टेस्ट 10 में हम लोग पहुंच चुके हैं, बीच में मैंने नंबरिंग नहीं डाली, लेकिन ट्रिक है, बताइए। देखिए यहां प्रीपोजिशन लिखा हुआ है फॉर, मैं बहुत ज्यादा मीनिंग में नहीं जाऊंगा, प्रीपोजिशन फॉर लिखा हुआ है। प्रीपोजिशन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लिखते नहीं हैं। अगर आप मेरी कुछ क्लासें कर रहे हैं, न्यूज़पेपर इत्यादि सुबह आके पढ़ा करिए, ऐसी बहुत बेसिक बातें मैं उसमें डिस्कस करता हूँ। स्ट्रक्चर, वर्ड के यूज, कहाँ क्या होगा, ये सारी चीजें उसमें काफी डिटेल में बताता हूँ, आपकी चीजें काफी आसान हो जाएंगी। बी ऑप्शन नहीं होगा, फर्स्ट फॉर्म है, बी ऑप्शन नहीं होगा, यस या यस है, क्यों, प्रीपोजिशन के साथ नहीं आता है। लगभग कई दिन मैंने ये बात बताई है सुबह के न्यूज़पेपर की क्लास में, जो कि फ्री ऑफ कास्ट है यूट्यूब पे, आप आके आराम से 1 घंटे अपना न्यूज़पेपर रीडिंग एनालिसिस कर सकते हैं। और बहुत जल्द वोकैब की भी चीजें शुरू करने वाला हूँ। तो यहाँ देखिए फॉर प्रीपोजिशन है, ग्रामर का कॉन्सेप्ट कहता है कि प्रीपोजिशन के बाद अगर आप वर्ब लिख रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के लिखना चाहिए। तो ये क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप ग्रामर का जान रहे हैं, प्रीपोजिशन यहाँ पे देख रहे हैं, तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आप सीधे सी ऑप्शन टिक कर देंगे। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, करके आगे बढ़ जाएंगे। नहीं जान रहे हैं तो घूमते रहेंगे यहीं पे ऐसे। तो ऑप्शन देखिए, ग्रामर के बेसिक समझ से एक क्वेश्चन आपका हो गया। प्रीपोजिशन लगा है, प्रीपोजिशन के बाद आप यहाँ लिख रहे हैं, इस शब्द के हिसाब से हमने सोचा तो लगा कि भाई आईएनजी लगाना चाहिए, सी ऑप्शन।
आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रतिस्पर्धा एक जरूरी प्रोस्पेक्ट है उन लोगों के लिए जिनके अंदर विशेष क्षमताएं होती हैं, लेकिन लगा दिया गया। ऐसे शब्दों पे विशेष ध्यान दीजिए क्योंकि ये शब्द भाव को चेंज कर देते हैं। ऐसे लोग जिनके अंदर विशेष क्षमताएं होती हैं उनके लिए कंपटीशन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओनली दोज, लेकिन केवल ऐसे लोग हु कैन देयर माइंड टू वर्क हार्ड एवरी डे एंड प्रूव देमसेल्व्स विल बी एबल टू दिस आर्डुअस बैटल। तो कंपटीशन बेहतर है, लेकिन केवल उन लोगों के लिए बेहतर है जो अपने दिमाग को काम पे लगा सकते हैं, प्रतिदिन अधिक कठिन मेहनत कर सकते हैं और अपने आप को साबित कर सकते हैं इस कठिन संघर्ष युद्ध में। अब इस आधार पे देखते हैं हु कैन देयर माइंड्स टू वर्क। यहां लेना है कैन लिखा हुआ है, मॉडल वर्ब है, इसके आगे लेना है 4 ऑप्शन है, गेट, मेड, डाइवर्ट और पुट। जब मैं इस ऑप्शन को देखता हूं, मैं देखता हूं भाई कैन लिखा हुआ है, कैन के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मैं ऑप्शन सी को कट कर देता हूं। मेड सेकंड या थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म नहीं है। जो वर्ड भरना है, कहां पे लिखना है, उसका लिंक किससे है, ये सारी चीजें आपको समझ करके और कैलकुलेट करके काम करना है। तो हु कैन, कैन मॉडल वर्ब है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मेड सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, गलत होगा। गेट फर्स्ट फॉर्म है, डाइवर्ट फर्स्ट फॉर्म है, पुट फर्स्ट फॉर्म है। इन तीन में से एक ऑप्शन लेना है। तो आगे देख लेते हैं, केवल उन लोगों के लिए जो हु कैन देयर माइंड्स टू वर्क, जो अपने मस्तिष्क को काम पे लगा सकते हैं। क्या लेना ज्यादा सही रहेगा, हु कैन डाइवर्ट देयर माइंड टू वर्क, जो अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं, तो उल्टा सेंस दे रहा है भाई, अपने माइंड को काम पे लगाना है, न कि काम से डाइवर्ट करना है। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा जिस हिसाब से सेंटेंस का सेंस चल रहा है कि भाई कंपटीशन ऐसे लोगों के लिए है जो अपने आप को काम पे लगा सकते हैं, न कि डाइवर्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब हमारे पास बचा गेट और पुट। क्या ले, अब मैंने यहां पे देखा कि अगर मैं यहां गेट लेता हूं तो गेट देयर माइंड टू वर्क, ये गेट का स्ट्रक्चर से अलग है। गेट का स्ट्रक्चर है गेट समथिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, गेट के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी गेट समथिंग प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसा कंस्ट्रक्शन यूज नहीं किया जाता है, ये कंस्ट्रक्शन यूज होता है। तो अगर मुझे कास्टिव वर्ब का स्ट्रक्चर पता है तो मैं इस बात को समझ करके गेट ऑप्शन नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि अगर मैं यहां गेट लेता हूं तो आगे देयर माइंड के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, ये गलत हो जाएगा। तो तीनों कट गए तो ऑप्शन डी पे आ जाएंगे, यही ऑप्शन होगा आपका पुट एक। दूसरा, अगर आप पुट की फ्रेजल इसका सेंस जान रहे हैं तो पुट समथिंग टू वर्क होता है। पुट समथिंग टू वर्क का मतलब होता है किसी चीज को कार्य पर लगा देना। तो पुट देयर माइंड टू वर्क, अपने मस्तिष्क को कार्य पर लगा दिया उन्होंने। ये सेंस भी अगर आपको पता है तो भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो ग्रामर के हिसाब से मेड को काट सकते हैं, गेट को काट सकते हैं। ये दो ऑप्शन ग्रामर से मैंने काटे, डाइवर्ट ऑप्शन मैंने यहाँ भाव सेंस निकाल के काटा। तो तीसरा ऑप्शन जो बचा मेरा चौथा ऑप्शन वो पुट है। तो इस तरीके से कई बार चीजें नहीं भी पता है, छोटा छोटा ग्रामर का मिस्टेक, सेंस के इन चीजों को लेके आप चीजों को हटा सकते हैं और ऐसे में आप सही ऑप्शन तक पहुंच। चलिए, ऐसे लोग जो अपने मस्तिष्क को कार्य पे लगा सकते हैं, प्रतिदिन कठिन मेहनत कर सकते हैं, एंड प्रूव देमसेल्व्स, और अपने आप को साबित कर सकते हैं, विल बी एबल टू दिस आर्डुअस बैटल, कि वो समर्थ होंगे इस कठिन युद्ध को क्या करने में, इस कठिन युद्ध को ओवरपेड करने में, ओवरजॉय करने में, ओवरलोड करने में, या युद्ध को ओवरकम करने में। मीनिंग का भाव है युद्ध को क्या होता है, जीता जाता है, ओवरकम किया जाता है। सिंपल है एकदम, सेंटेंस को आप पढ़ेंगे यहां से मिलाएंगे कि ऐसे लोग जो समर्थ होंगे इस कठिन युद्ध को, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब जब भी भरना हो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को मिला के पढ़िए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को मिला के पढ़ा कि इस कठिन युद्ध को जीतने में क्या होंगे, समर्थ होंगे, तो यहां ओवरकम हो जाएगा। क्लियर हो गया। और वैसे भी सी और डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता था क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो सी डी ऑप्शन वैसे भी नहीं हो सकता है। ओवरकम और ओवरलोड में आप एनालिसिस करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ओवरलोड का भाव नहीं है, युद्ध को जीतने का सेंस है, तो ओवरकम ज्यादा सही होगा। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या होगा। चलिए,
तो हर तरीके से चीजों को समझते हुए चलना है, एनालिसिस करते हुए आंसर करना है। इट इज ए नेवर एंडिंग रेस, ये कभी भी ना खत्म होने वाली रेस है, टू द फिनिश लाइन तक, एंड ओनली दोज हु पुट इन एफर्ट, देखिए आ गया ना, पुट इन एफर्ट, केवल वो लोग जो मेहनत कर सकते हैं डेडिकेशन के साथ, विल मेक इट टू द एंड, वही अंत तक जाके इसको पहुंचा पाते हैं या सफल होते हैं। द आउटकम ऑफ एनी एग्जाम, किसी भी एग्जाम का परिणाम, डज नॉट ऑन द लास्ट डे, किसी भी एग्जाम का परिणाम अंतिम दिन क्या नहीं होता, जागता नहीं है, उठता नहीं है, अबेस नहीं होता है, या अराइव नहीं होता है। क्या सेंस लेंगे बताइए? किसी भी चीज का परिणाम अंतिम दिन क्या नहीं होता है, सोचिए जरा। किसी भी एग्जाम का परिणाम अंतिम दिन, भाई परिणाम क्या होगा? रिजल्ट आ गया है, यही तो बोलते हैं। रिजल्ट आ गया है तो जागने का, पहुंचने का, धरातल पे जाने का एसेंस तो बनेगा नहीं। क्या होगा? अराइव का, और अराइव ऑन होता भी है, अराइव ऑन समथिंग माने किसी निष्कर्ष पे पहुंचना या अंतिम दिन आना। तो यहाँ पे एसेंस, किसी भी चीज का परिणाम डज नॉट अराइव ऑन द लास्ट डे, अंतिम दिन नहीं निर्णय होता है। सेंस के आधार पे करेंगे। अवेक होगा नहीं, जागने का भाव है, अराइज उठने का भाव है, अबेस धरातल बैठने का भाव, तो ये सेंस नहीं देगा। कौन सा हो जाएगा? अराइव, ये ऑप्शन। ड्यूरिंग योर पेपर के दौरान, योर सक्सेस इज इंश्योर्ड विथ एवरी मॉर्निंग दैट यू पुट इन वर्क। पेपर के दौरान माने किसी भी परिणाम, एग्जाम का परिणाम अंतिम दिन नहीं निर्धारित होता। ये नहीं कि लास्ट दिन ही निर्धारित हो गया, साल भर कुछ नहीं पढ़े और एग्जाम में जाएंगे तुक्का लगाएंगे सही हो जाएगा। ये कहना चाह रहा है कि किसी भी एग्जाम का परिणाम अंतिम दिन निर्धारित नहीं होता है। हर मॉर्निंग आपकी सक्सेस किससे निर्धारित होती है? विथ एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, दैट यू पुट इन वर्क, जो आप काम करते हैं। देखिए पुट इन वर्क कई बार आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट मस्ट बी अवेयर ऑफ द टफ इन्वायरमेंट, विद्यार्थियों को जरूर ही अवेयर होना चाहिए इस कठिन इन्वायरमेंट के बारे में, दे आर इंटरिंग, जिसमें वे प्रवेश कर रहे हैं। कौन सा इन्वायरमेंट? कंपटीशन का। स्टूडेंट को जरूर ही इस बात का अंदाजा होना चाहिए, उस टफ इन्वायरमेंट के बारे में उनको पता होना चाहिए, दे आर इंटरिंग, जिसमें वे प्रवेश कर रहे हैं, एंड प्रिपेयर इन ऑर्डर टू इंप्रूव देयर चांसेस, और अपने चीज को बेहतर बनाने के लिए उन्हें तैयारी करनी चाहिए। अनिच्छा पूर्वक हो ही नहीं सकता, इतना कठिन वातावरण है, अनिच्छा के साथ तैयारी करेंगे तो सफल नहीं होंगे, क्योंकि ये शब्द एडवर्ब है और प्रिपेयर के बाद आ रहा है। मैंने यहीं पे अंदाजा लगाया कि ये जो शब्द हमें लेना है, ये शब्द एडवर्ब चारों ऑप्शन में दिया गया है, प्रिपेयर वर्ब है, तो ऐसा शब्द ले जो प्रिपेयर के हिसाब से सही सेंस दे और इस पूरी लाइन को कंप्लीट कर सके। तो इसलिए मैंने यहां से पढ़ा कि स्टूडेंट को जरूर ही जागरूक होना चाहिए उस कठिन वातावरण के बारे में जिसमें वे प्रवेश करने वाले हैं, और अपने चांस को बेहतर बनाने के लिए उन्हें प्रिपेयर करना चाहिए, अनिच्छा पूर्वक नहीं, उन्हें प्रिपेयर करना चाहिए। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम के रूप में प्रिपेयर करना चाहिए। एक्सपोनेंशियली प्रिपेयर करना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए यूज होता है, बहुत अधिक मात्रा में, बहुत मल्टीप्लाई कोई ग्रोथ हो रही है तो एक्सपोनेंशियल होगा, लेकिन प्रिपेयर एक्सपोनेंशियली नहीं हो सकता। एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, और उसी के अनुरूप तैयारी करनी चाहिए। तो ये शब्द ज्यादा सही यहाँ साबित होगा जब आप यहाँ से पढ़ेंगे कि विद्यार्थियों को जरूर ही पता होना चाहिए उस टफ इन्वायरमेंट के बारे में जिसमें वे प्रवेश कर रहे हैं, एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, और उसी अनुरूप उनको तैयारी करनी चाहिए, ताकि इन ऑर्डर टू माने ताकि इंप्रूव देयर चांस, वे अपने सेलेक्ट होने की संभावना को बेहतर बना सके। तो जब आप इस लाइन से पढ़ेंगे और यहाँ प्रिपेयर के साथ जोड़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे अकॉर्डिंगली शब्द ज्यादा सही बैठेगा, सी ऑप्शन। आगे आइए। इफ यू थॉट होना चाहिए। इफ यू थॉट दैट, यदि आप सोचते हैं कि योगा वाज ऑल अबाउट बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग योर बॉडी इन ऑड शेप्स, यदि आप ऐसा सोचते हैं कि योगा कुल मिलाकर के बेंड करना है और ट्विस्ट करना है अपनी बॉडी को अलग अलग रूपों में, तो इट इज टाइम टू रीथिंक, तो ये समय है कि आप पुनर्विचार करें। इसका मतलब पहली लाइन में राइटर करा कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये सोचना सही नहीं है, ये समय है कि आप अपने विचार पे पुनर्विचार करें। क्यों? क्योंकि योगा इज मोर, क्या है? मैनी मोर है, ऑल मोर है, फ्यू मोर है, या मच मोर है? आप खुद सोचिए,
कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये सब कुछ योगा केवल अपने शरीर को मोड़ना और ट्विस्ट करना ही है, तो आपको फिर से विचार करना की आवश्यकता है, क्योंकि योगा इससे ज्यादा काफी है, अधिक चीज है। तो मैनी ऑल ऑफ यू वाले सेंस नहीं हो क्या, योगा इज मच मोर, योगा इससे काफी अधिक है। माने यहाँ पे किससे अधिक है, आपके सोच से अधिक है। तो सोच से अधिक है, इसलिए मच मोर ज्यादा सही होगा। कोई प्लूरल चीज नहीं है कि इन संख्याओं से ज्यादा अधिक है, आपके थॉट्स के बारे में बात कर रहा है कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि योगा इतना है तो ये आप गलत सोच रहे हैं, योगा आपकी सोच से काफी ज्यादा है, दैट इज मच मोर। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, बहुत सामान्य शब्दों में कहें, गिविंग केयर योर बॉडी, अपनी बॉडी को क्या लेंगे प्रीपोजिशन, टेक्निकल है थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए केयर वर्ब भी है, जब आप वर्ब की तरह इसको यूज करते हैं, केयर अबाउट होता है, केयर अबाउट समथिंग। फ्रेजल वर्ब है, केयर फॉर समबडी। केयर फॉर समबडी का क्या सेंस देता है, टू लुक आफ्टर someone who is old, ill, children, बच्चा है, बूढ़ा है, बीमार है, उसकी देखभाल करना केयर फॉर होता है। किसी की परवाह करना, आप अपने बुजुर्ग घर के लोगों की, भाई छोटे भाई बहनों की परवाह करते हैं, केयर अबाउट होता है। वर्ब के रूप में है ये सब वर्ब के रूप में। अब अगर केयर नाउन के रूप में आया है, बड़ा टेक्निकल चीज बता रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। अगर केयर नाउन के रूप में होता है तो एक एग्जांपल लिख दे रहा हूं, टेक केयर ऑफ, ध्यान दीजिएगा, टेक केयर ऑफ, यहाँ केयर नाउन है और प्रीपोजिशन ऑफ है। तो अलग अलग प्रोस्पेक्ट है। टेक केयर ऑफ किसी चीज की टेक केयर करना नाउन के रूप में, वर्ब के रूप में अबाउट आता है, किसी का ध्यान रखना। फ्रेजल वर्ब केयर फॉर है, ध्यान रखने के सेंस में नहीं, लुक आफ्टर, लेकिन खासकर बीमार बूढ़े इन सब के सेंस में यूज होता है। यहाँ चीजें अलग है, यहाँ पे केयर वर्ब नहीं है, देखिए लिखा हुआ है गिविंग केयर, ध्यान देना। यहाँ केयर नाउन की तरीके है, पहला पॉइंट नाउन की तरीके है, तो ये जो भाव है ये है नहीं, यहाँ पे ये है नहीं, तो केयर के साथ ऑन एट ये सब तो सेंस बनेगा नहीं। फॉर बनता है, लेकिन केयर फॉर फ्रेजल वर्ब है, और मैंने आपको बताया लुक आफ्टर समबडी ये सेंस। यहाँ नाउन के रूप में है, नाउन के रूप में फॉर इसके साथ आएगा नहीं। तो गिविंग केयर, गिविंग माने देना, तो यहाँ जो गिव वर्ड है इसके साथ जब ये जुड़ रहा है, गिव केयर टू समबडी, किसी की तरफ ध्यान देना, तो गिविंग केयर टू योर बॉडी माइंड एंड ब्रीथ इज योगा। तो देखिए केयर जो वर्ड है पर्टिकुलरली कैसे यूज होता है, इस पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि उसके साथ क्या प्रीपोजिशन आएगा। इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैंने आपको टेक्निकल कुछ यूज बताए हैं, जरूर माइंड में रखिएगा। पूछा गया है पहले भी प्रीपोजिशन के आधार पे, तो इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ मैंने देखा कि ये नाउन की तरह था, टेक केयर ऑफ वाला सेंस होगा तो ऑफ लेते हैं, फ्रेजल वर्ब भी आपको बताया, लेकिन यहाँ चूंकि गिविंग केयर है तो गिव के साथ जुड़ के जो आ रहा गिव केयर टू समथिंग या कुछ भी, तो अपनी बॉडी पे, अपने माइंड पे, अपने ब्रीथ पे ध्यान देना ही योगा है। यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी हो जाए। आगे डिराइव्ड द संस्कृत वर्ड, ये संस्कृत वर्ड यूज से डिराइव हुआ है। आप पढ़ते होंगे मैथ इत्यादि में, ये थ्योरम यहाँ से डिराइव फ्रॉम होता है, कहीं से कोई चीज निकलना, कहीं से कोई निष्कर्ष निकालना। तो जब आप चारों ऑप्शन देखेंगे प्रीपोजिशन का और इस वर्ड को देखेंगे तो डिराइव फ्रॉम समथिंग होता है, कहीं से किसी निष्कर्ष का निकालना या किसी चीज का निकालना। डिराइव फ्रॉम, कुछ ऑप्शन ही नहीं बचता है, ये सीधा सीधा है वर्ड पे आधारित। डिराइव फ्रॉम संस्कृत वर्ड यूज, संस्कृत के वर्ड यूज से निकला है, जिसका मतलब होता है यूनाइट और इंटीग्रेट, माने एक हो जाना, एकीकृत कर देना। योगा इज 5000 ईयर ओल्ड इंडियन बॉडी ऑफ नॉलेज, योगा एक 500 साल पुरानी घटना है, यही तो कह रहा है। तो सिंपल सा वन नहीं होगा, 5000 के साथ एंड नहीं होगा। द लेते डेफिनेट चीजों के लिए, लेकिन किसी के बारे में एक पर्टिकुलर चीज बता रहे हैं जो इंडेफिनिट है, तो ऐसे में इंडेफिनिट आर्टिकल क्या लेंगे, ए, द नहीं आएगा। योगा इज अ 5 years ओल्ड, कहते दिस इज अ 1000 years ओल्ड कस्टम, ये एक 1000 साल पुरानी परंपरा है। उस हिसाब से कह रहा है कि योगा एक 500 साल पुराना इंडियन बॉडी ऑफ नॉलेज है, माने भारतीय ज्ञान की एक परंपरा है। ये लेंगे।
ग्रामर के नॉलेज के आधार पे कर रहे हैं यहाँ पे। योगा इज ऑल अबाउट हार्मोनाइजिंग द बॉडी द माइंड। ये भी ग्रामर के आधार पे, सारा प्रीपोजिशन के पर आधारित क्वेश्चन था एसएससी सीजीएल का। हार्मोनाइज ए विथ बी, हार्मोनाइज ए विथ बी, किसी एक चीज को दूसरी चीज के साथ तालमेल बैठाना या संतुलन स्थापित करना, तो वही सेंस है हार्मोनाइजिंग द बॉडी द माइंड, माने मस्तिष्क को शरीर के साथ तालमेल संतुलन स्थापित करना ही योगा है। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी विथ। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन थे प्रीपोजिशन पे आधारित थे। प्रीपोजिशन की समझ किस शब्द के साथ क्या आता है, जैसे हार्मोनाइज ए विथ बी होता है, ये पता होगा तो कर पाएंगे। गिव वहाँ सेंस के आधार पे आपको करना था, गिव टेक केयर टू, तो अलग अलग चीजों के हिसाब से यहाँ प्रीपोजिशन दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय लिया, टू स्टे अवे फ्रॉम टेलीविजन अ होल ईयर, एक पूरे साल टेलीविजन से अलग होने का। आफ्टर ए वीक, एक सप्ताह के पश्चात, आई स्टार्टेड फीलिंग, मैंने शुरू कर दिया महसूस करना, बट माई फ्रेंड बेस चीयर्ड मी अप, लेकिन मेरे मित्र बेस ने मुझे चीयर किया, माने प्रसन्न करने का प्रयास किया। तो देखिए यही से मैं समझ गया कि बट के पहले निगेटिव है, बट के बाद खुश हो गया, अपोजिट फीलिंग होगी, ऐसा आपको भी समझ जाना है। सी मी एवरी डे एंड वुड टेक मी प्लेसेज, वह मुझे हर दिन नए नए स्थानों पर ले जाती थी। इट वाज हाउ मच फन वी हैड, हमने काफी ज्यादा, मुझे समझ में आया कि कितना अधिक फन हम कर सकते हैं बिना टीवी के। माई लाइफ हैड बिकम मोर विदाउट द गुड ओल्ड इडियट बॉक्स, बिना उस ओल्ड इडियट बॉक्स के मेरी लाइफ हो गई। ठीक है, तो अब देखते हैं वापस। आई डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम टेलीविजन, मैंने टेलीविजन से दूर रहने का निर्णय किया। अ होल ईयर, एक वर्ष, समय अवधि है, हम लोग जानते हैं पीरियड ऑफ टाइम। अगर कोई पीरियड ऑफ टाइम है तो पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का। सिंस और फ्रॉम, सिंस और फ्रॉम इन दोनों का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाने के, माने वो टाइम जहां से किसी चीज की शुरुआत हुई है उसको दर्शाना है तो सिंस और फ्रॉम लिखा जाता है। एक समय अवधि दर्शानी है तो फॉर का प्रयोग करते हैं। और सेंटेंस में अ होल ईयर, एक पूरे साल मैंने इस काम को करने का निर्णय लिया, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन ज्यादा सही हो जाएगा, फॉर, क्योंकि एक समय अवधि है, समय अवधि के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर बेहतर होता है। आगे आइए, ग्रामर के नॉलेज के आधार पर ये क्वेश्चन आपने किया है। आफ्टर ए वीक, एक सप्ताह के पश्चात, आई स्टार्टेड फीलिंग, मैंने कैसा फील महसूस किया, निराश महसूस कर रहा था, खुश महसूस कर रहा था, समर्पित महसूस कर रहा था या धोखा दिया हुआ महसूस कर रहा था। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। कई बार जल्दबाजी मत किया करिए कि कोई सेंटेंस पढ़ा है तो वहीं उसका आंसर निकाल लेना है, नहीं, जब तक उसका लिंक ना समझ पाए। एक सप्ताह के पश्चात उसने कैसे, पहली लाइन क्या कह रही है कि उसने निर्णय लिया कि एक साल वो टीवी नहीं देखेगा, ठीक हो गया। एक सप्ताह पश्चात उसको कैसा महसूस हुआ, अब हमें आपको क्या पता उसको कैसे महसूस हुआ, कोई न कोई शब्द ऐसा होगा ना जिससे आप उसको लिंक करेंगे तो समझ पाएंगे कि कैसा महसूस हुआ। तो इसीलिए कई बार अगर आप चीजें क्लियर नहीं है तो सेंटेंस को आगे पढ़ना आपके लिए फायदेमंद होता है। तो ऐसे सेंटेंस में आगे पढ़ेंगे, बट माई फ्रेंड बेस चीयर्ड मी अप, लेकिन मेरे मित्र बेस ने मुझे चीयर किया। तो आगे बट लगा हुआ है और बट लगा के ये बता रहा है कि उसके मित्र बेस ने उसको चेयर किया, तो यहां पे मैं समझ जाऊंगा कि भाई बट है, बट के आगे उसको प्रसन्न किया ऐसा भाव आ रहा है। तो बट दो अपोजिट चीजों को जोड़ता है, तो बट के आगे अगर प्रसन्नता का भाव है तो बट के पहले थोड़ा दुखी या प्रसन्न का दुख का भाव होगा, प्रसन्नता का अपोजिट, चीयर का अपोजिट। तो उस आधार पर डिलाइटेड तो हो नहीं सकता है, उस आधार पर धोखा देने का तो यहाँ कोई भाव ही नहीं होगा, समर्पित होने का भी भाव नहीं सही है, डिप्रेस्ड ज्यादा सही हो जाएगा कि मैंने निराश महसूस करने लगा लेकिन मेरे मित्र बेस ने मुझे चीयर किया, मुझे खुश किया, प्रसन्न किया। सी मी एवरीडे, आगे बढ़ते हैं। सी मी एवरीडे, वह मुझे प्रतिदिन क्या करती थी, एंड वुड टेक मी प्लेसेज, अलग अलग स्थानों पर ले जाती थी। अब सोचिए, यहां से आप रिलेट करिए कि भाई वो निराश है, क्लियर हो गया कि उसने निर्णय लिया है कि एक साल टीवी नहीं देखेगा, तो वो काफी निराश महसूस कर रहा है। जब निराश महसूस कर रहा है तो उसकी मित्र बेस उसको आके चीयर कर रही है, खुश रखने की कोशिश कर रही है, और हर दिन उसको क्या कर रही है, हर दिन उसको धन्यवाद दे रही है कि जो मित्र बेस है वो हर दिन उसको धन्यवाद देगी,
हर दिन उससे प्रार्थना कर रही है, हर दिन उसको अटेंड कर रही है, या हर दिन उनको इनकरेज कर रही है? आप खुद सोचिए कि भाई अगर आपने कोई निर्णय लिया है कि भाई मैं टीवी नहीं देखूंगा, आप निराश हैं, आपका दोस्त आपके पास आता है, आपको खुश रखने की कोशिश करता है और डेली आपको क्या करेगा, मोटिवेट करेगा कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत छूट जाएगी। तो इनकरेज, यहाँ इस सेंटेंस को आप पढ़ रहे हैं तो इसके आगे जब आप आएंगे तो ऑटोमेटिक आपको लगेगा कि सी इनकरेज्ड मी एवरी डे, मुझे खुश रखने की कोशिश करती थी और हर दिन मुझे प्रोत्साहित करती थी और मुझे नए नए जगहों पर ले जाती थी। अगेन, इट वॉज हाउ मच फन वी हैड विदाउट टीवी। हाउ मच फन वी हैड विदाउट टीवी, यानी अब यहां पे उसको समझ में आने लगा, अभी तक तो निराश था लेकिन अब खुश रहने लगा है, प्रोत्साहित करें तो उसको समझ में आया कि इट वाज हाउ मच फन वी हैड विदाउट टीवी, बिना टीवी के हम कितना फन कर सकते हैं। इट वाज क्या, बिना टीवी के हम कितना मजा कर सकते हैं। ये अनलकी था, सौभाग्यशाली, दुर्भाग्यशाली था, असीमित था। बिना टीवी के हम कितना मजा कर सकते हैं, ये चीज अनलिमिटेड थी, ये चीज स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं थी, या ये चीज अनबिलीवेबल थी, मैं ऐसा बिलीव ही नहीं कर सकता था। आप सोचिए भाई, उसको ये विश्वास, वो टीवी देखता था डेली, उसने निर्णय लिया कि टीवी नहीं देखूंगा 1 साल तक। कुछ दिन के बाद उसने निराश महसूस करने लगा, उसकी मित्र उसको चीयर कर रही है, प्रतिदिन प्रोत्साहित करती थी, तब जाके और नए नए जगह पे उसको ले जाती थी, तब जाके उसको पता चला कि बिना टीवी के हम कितना एंजॉय कर सकते हैं। इस चीज की मैंने कभी कल्पना नहीं की थी, मैंने सोचा नहीं था, टीवी को ही अपना संसार समझता था। तो इट वाज अनबिलीवेबल, ये ऑप्शन ज्यादा सही होगा। इट वाज अनबिलीवेबल, यह अविश्वसनीय था कि हाउ मच फन वी हैड विदाउट टीवी, हम बिना टीवी के कितना मजा कर सकते हैं। एंड माई लाइफ हैड बिकम मोर विदाउट द गुड ओल्ड इडियट बॉक्स, और इस गुड ओल्ड इडियट बॉक्स के बिना मेरा जीवन कैसा हो गया। अब एक पॉइंट यहां समझिएगा, हैड बिकम लिखा है, मुझे डाउट हो रहा है भाई ये पास्ट में कह रहा है और ये पास्ट परफेक्ट में कह रहा है, तो ये घटना कहीं इसके पहले की तो नहीं है, ऐसा मैं सोच रहा था। और ऐसा सोच के मैं बोरिंग ऑप्शन लेने की सोच रहा था, लेकिन जब मैंने इस लाइन को पढ़ा कि विदाउट द गुड ओल्ड इडियट बॉक्स, बिना उस ओल्ड इडियट बॉक्स के लिए, ये किसके लिए लिखा गया है, टीवी के लिए, तो टीवी के बिना मेरा जीवन कैसा हो गया। अब इस पॉइंट को समझना है कि टीवी के बिना, इसका मतलब ये उस समय की बात है जब उसने टीवी देखना छोड़ दिया, तब की बात ये बता रहा है। तो देखिए यहां पे तो सेंटेंस कह रहा था कि मैंने 1 साल का निर्णय लिया, टीवी नहीं देखूंगा, यहां वो निराश था, लेकिन उसके मित्र ने उसको प्रोत्साहित किया, उसको अलग अलग जगहों पे ले गया, तब उसको पता चला कि बिना टीवी के भी जीवन बहुत आनंददायक है और मेरा जीवन काफी ज्यादा क्या हो गया बिना टीवी के। तो अब आनंद महसूस कर रहा है ना, तो बिना टीवी के अब उसको अच्छा लगेगा, खराब नहीं लगेगा। तो इसलिए बोरिंग तो नहीं हो सकता, मेरा जीवन काफी ज्यादा सर्टेन हो गया था, निश्चित हो गया था, ये भी नहीं होगा। मेरा जीवन लोकप्रिय हो गया था, देखिए ये जो वर्ड हम भर रहे हैं किसके लिए आ रहा, लाइफ के लिए, मेरा जीवन हो गया, तो मेरा जीवन पॉपुलर हो गया बिना टीवी के, मेरा जीवन अच्छा हो निश्चित हो गया बिना टीवी के, या मेरे जीवन में और ज्यादा एक्साइटमेंट आ गया। तो इसके पहले जो लाइन लिखा था उस लाइन से इसको रिलेट करेंगे कि भाई कितना ज्यादा फन हम कर सकते हैं बिना टीवी के, ये अनबिलीवेबल था, मैंने कल्पना नहीं की थी कि इतना आनंद हम बिना टीवी के कर सकते हैं। इससे मेरा जीवन, फन से रिलेट करेंगे कि इससे मेरा जीवन काफी ज्यादा क्या हो गया, एक्साइटिंग हो गया, काफी उत्साह मेरे जीवन में आ गया। बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्लोज टेस्ट। इट इज ट्रू दैट, यह सच है कि, हम लोग 13 नंबर पे पहुंच चुके हैं, इसको लेकर के 3 क्लोज टेस्ट हैं, 13, 14 और 15। देखते हैं। इट इज ट्रू दैट, यह सच है कि द मोर यू स्टडी द मोर योर हॉरिजन। क्या होगा भाई, सच ये है जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपका जो मानसिक क्षितिज है, बौद्धिक क्षितिज है, वो क्या होगा, परिवर्तित होगा, संकुचित होगा, एक्सचेंज होगा एक दूसरे से, या एक्सपैंड होगा, विस्तारित होता जाएगा। यहाँ वर्ब आपको लेना है, जो वर्ब आएगी ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका सब्जेक्ट है यू। और आगे करा कि इट इज ट्रू दैट, ये सच है कि जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा यू योर हॉरिजिन, आप अपने हॉरिजिन का, जो आपका बुद्धि का लेवल है, उसको क्या करते जाएंगे,
जितना पढ़ेंगे उतना ही आपका विकास होगा। सिंपल है, यहाँ बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ले करके आप सोचेंगे तो तुरंत आपको ऑप्शन मिलेगा कि यहाँ पे क्या लेना ज्यादा सही है, एक्सपेंड। तो इस तरीके जैसे वर्ब है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इसको लेके सोचिए तो ज्यादा सही आप आंसर की तरफ पहुंच पाएंगे। चलिए, एक्सपेंड हो गया, आप अपने बौद्धिक क्षितिज का विकास करेंगे एंड हेंस और इसलिए योर पॉइंट ऑफ व्यू, आपका जो नजरिया है अंडर गोज वो जाएगा कहां से, ऑप्शन सी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल है, आर्टिकल ए लिखा हुआ है। ये ऑप्शन लेते हैं इनलार्जमेंट तो यहाँ एन होना चाहिए, तो चूंकि ए है ए के साथ ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। देखिए इस तरीके से भी सोचना, पता लगा सी ऑप्शन आप लगा के आए हैं एग्जाम में, तो ऐसा मत टिक कर दीजिएगा। तो ये ऑप्शन काट दिया हमने आर्टिकल को देख के। अब हमारे पास बचा बैकवर्डनेस, सक्सेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। सेंटेंस यहाँ पे फिनिश हो जा रहा है, तो पूरी लाइन को ध्यान में रख के पढ़ना है। ये सच है, जितना आप पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा आपका बौद्धिक विकास होगा और आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, दृष्टिकोण है, नजरिया है, वो क्या होगा। तो भाई जितना पढ़ रहे हैं उतना बौद्धिक विकास हो रहा है और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण बैकवर्डनेस और पिछड़ा होता जाएगा। तो भाई जब पढ़ेंगे बौद्धिक विकास होगा तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू पीछे थोड़ी जाएगा, आगे जाएगा। नंबर 1 सक्सेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, उत्तराधिकार, आपका बौद्धिक विकास उत्तराधिकार हो जाएगा, ये कोई भाव नहीं बनेगा। तो ये दो तो सेंस ही नहीं दे रहे हैं यहाँ सेंटेंस के हिसाब से। ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है यहाँ पढ़ेंगे, सी तो ग्रामर के हिसाब से आपने काट दिया, ए और डी का मीनिंग ही यहाँ नहीं सेट हो पा रहा है। कि ये सच है कि जितना आप पढ़ते हैं उतना ही ज्यादा आपके मस्तिष्क का बौद्धिक विकास होता है और आपका जो नजरिया है अंडर गोज वो एक रूपांतरण की प्रवृत्ति से गुजरता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आपका देखने, चीजों को देखने का नजरिया परिवर्तित हो जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा सही वर्ड हो जाएगा। अ पर्सन विथ हायर एजुकेशन, एक व्यक्ति जिसने उच्च शिक्षा ली हुई है, सर्टेनली हैज अ बेटर, निश्चित तौर पर उसके पास एक बेहतर क्या होता है, अच्छी शिक्षा लिए तो बेहतर लक होगा, हो ही नहीं। भाई शिक्षा लिया तो लक का क्या मतलब, लक तो भाग्य हो गया। अच्छा रूटीन होगा, एक व्यक्ति जिसने बेहतर शिक्षा ली है उसका अच्छा रूटीन हो जाएगा, ये भी नहीं सही होगा। उसका एक अच्छा स्कोप होगा या एक अच्छा आउटलुक होगा। और जो भी आप शब्द लेंगे यहाँ पे फिल करेंगे और एंड से आइडियाज से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए कभी भी कोई वर्ड लेना है तो उसको आगे पीछे जरूर देख लें। जैसे सड़क क्रॉस करते समय दाएं बाएं देखते हैं ना, रोड क्रॉस कर रहे हैं तो एक बार दाएं देखेंगे एक बार बाएं देखेंगे कि कहीं से एक्सीडेंट ना हो जाए। तो वैसे क्लोज टेक्स्ट में करना है, कोई शब्द फिल कर रहे हैं तो बस ऐसा नहीं कि उसी ऑप्शन को देख के सारा ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, आगे पीछे देख लीजिए, दाएं बाएं देखिए क्या वर्ड लिखा हुआ है, किससे कनेक्ट हो रहा है, क्या मीनिंग दे रहा है, ग्रामर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, किससे जोड़े तो ज्यादा सही रहेगा, ये नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब क्या है, किस वर्ड की विशेषता बताने के लिए आ रहा है, कहाँ कंजंक्शन इत्यादि से जुड़ करके सेंस दे रहा है। तो सारी चीजें एनालिसिस करनी है, मैंने सारी चीजें आपको बताने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे जब मैं आऊंगा तो देखूंगा भाई ये वर्ड यहाँ लिखना एंड से आइडियाज से जुड़ा है, ये भी शब्द नाउन है, आइडियाज भी नाउन है, इसका मतलब एंड से इन दो शब्दों को जोड़ा जा रहा है। देखिए ये लिंकिंग मैंने निकाली यहाँ पे कि एंड से इसको और इसको जोड़ा जा रहा है। तो एंड से एक जैसे विचार और भाव वाले शब्द जुड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आइडियाज लिखा हुआ है, तो सेंटेंस कह रहा है ए पर्सन विथ हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के साथ एक व्यक्ति निश्चित तौर पर एक बेहतर क्या और आइडियाज और विचार रखता है टू हेल्प इन कम्युनिटी एंड सोसाइटी, आगे कुछ भी होगा, एक बेहतर विचार रखेगा समुदाय और समाज की मदद करने का। तो ऐसा शब्द लेना है जो आइडियाज से जुड़े, उसी के भाव का होना चाहिए, क्योंकि एंड से लगभग एक जैसे भाव वाली चीजें जुड़ती हैं। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है और चीजों को पढ़ना है कि एक व्यक्ति जिसने की उच्च शिक्षा प्राप्त की है निश्चित तौर पर एक बेहतर क्या रखता है, एंड आइडियाज माने अच्छा विचार, और तो विचार और स्कोप रखता है या विचार और आउटलुक, आउटलुक माने चीजों को देखने का नजरिया, आउटलुक माने क्या हो गया, चीजों को देखने का नजरिया। तो वही पॉइंट ऊपर भी आया था, योर पॉइंट ऑफ व्यू अंडरगोज ए ट्रांसफॉर्मेशन, आपका नजरिया एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है और ऐसा व्यक्ति जिसने उच्च शिक्षा ली है
उसके पास एक बेहतर आउटलुक होगा, माने समझ होगी चीजों की बेहतर, और एक अच्छे विचार होंगे, इससे वो हेल्प करेगा कम्युनिटी में, माने समुदाय में। तो इसमें ऑप्शन हम ले चुके हैं आउटलुक, ये ऑप्शन समुदाय में, और कहाँ पे, एंड सोसाइटल और सामाजिक, सामाजिक राइपनिंग में, इलेबरेशन में, मेच्योरिटी में, डेवलपमेंट में सीधे टिक कर देंगे कि समुदाय और सामाजिक विकास में मदद करेगा। यहाँ पे आगे खत्म हो जाएगा, भाई सामाजिक विकास ही तो होगा, और तो कोई वर्ड यहाँ सेट हो नहीं सकता है कि ऐसा व्यक्ति समुदाय और समाज के विकास में योगदान देगा। तो ये सीधे मीनिंग से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आइडियाज दैट आर नहीं होगा, यहाँ इसको काट देना है। आइडियाज दैट आर गैदर्ड फ्रॉम सच पीपुल, ऐसे विचार जो इस तरह के लोगों से इकट्ठा किए जाते हैं, प्रोवाइड अ ग्लोबल फॉर द नेशन एज ए होल, वो राष्ट्र के लिए एक वैश्विक क्या प्रदान करेंगे। ऐसे लोगों से इकट्ठे किए हुए विचार राष्ट्र के लिए क्या प्रदान करेंगे, एक वैश्विक। तो जो भी वर्ड लेंगे वैश्विक से आएगा। वो देखिए जरा, राष्ट्र के लिए एक वैश्विक अनुपात प्रदान करते हैं, एक वैश्विक प्रोस्चर प्रदान करते हैं, एक वैश्विक पूर्वाग्रह प्रदान करते हैं, या एक वैश्विक नजरिया प्रदान करते हैं। तो विचार जो कि ऐसे लोगों से इकट्ठे किए जाते हैं, वो एक राष्ट्र के लिए वैश्विक ना तो अनुपात होगा, ना पूर्वाग्रह होगा, ना पोस्चर होगा, बल्कि क्या होगा, पर्सपेक्टिव, एक वैश्विक नजरिया प्रदान करते हैं जिसमें आप विश्व को एक नए एंगल से देखते हैं। क्यों? देखिए वही शब्द है, पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे आ गया आपका डेवलपमेंट, और बेटर यहाँ भी शब्द आया था। तो उस हिसाब से नजरिए की बात हो रही है कि ऐसे लोगों से इकट्ठा किए विचार राष्ट्र के लिए एक वैश्विक नजरिया प्रदान करते हैं। तो पर्सपेक्टिव, ये ऑप्शन सी आपका ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। क्लोज टेस्ट 14। द पंचतंत्र इज लीजेंडरी कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज फ्रॉम इंडिया। पंचतंत्र भारत से एक लीजेंडरी माने बहुत ही बेहतरीन कहानियों का कलेक्शन है। कंपोज्ड इन 2nd सेंचुरी BC, जो कि 2री शताब्दी ईसा पूर्व में कंपोज किया गया था। अंततः नहीं भाई, शुरू की बात हो रही है कि जो कि 2री शताब्दी BC में किया गया था। इवेंचुअली और अल्टीमेटली, ये दोनों वर्ड यहाँ नहीं होंगे। इवेंचुअली माने भी अंततः और अल्टीमेटली माने भी अंततः, ये दोनों शब्द नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत की बात कर रहा है, अंत कैसे हो जाएगा। ये लिखा गया था ईसा पूर्व 2री शताब्दी में, तो यहाँ शुरुआत में जा रहे हैं। तो शुरुआत में जा रहे हैं, फर्स्टली होगा या ओरिजिनली होगा, बताइए। फर्स्टली तो वहां पे होता है जहां कोई काम, कई लोग काम कर रहे हैं, पहले मैंने किया, बाद में उन्होंने किया, फिर उन्होंने किया। फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, ये भाव हो जाएगा। ओरिजिनली का मतलब मूलभूत रूप से, तो जहां पर कोई वेद पुराण ये सारी किताबों के लिखने की बात हो रही है, तो आप खुद सोचिए, आप ये कहेंगे कि मुख्य रूप से ये पुस्तक इस समय लिखी गई थी, ओरिजिन इसका यहाँ पे हुआ था, इस किताब का ओरिजिन, उत्पत्ति यहाँ पर हुई थी। तो इस हिसाब से चूंकि कंपोज के लिए आ रहा है, कंपोज आपका वर्ब है, और वर्ब के हिसाब से देखेंगे, और आगे लिखा हुआ है 2nd सेंचुरी BC, 2री शताब्दी ईसा पूर्व में मूलभूत रूप से इसको कंपोज किया गया। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा, डी। सेंटेंस के फीलिंग के हिसाब से यहाँ पे हमने लिया। अंततः ये तो सेंस है नहीं, क्योंकि चीजों के शुरुआत की बात हो रही कि मूलभूत रूप से इस समय इसको लिखा गया था शुरुआत में, तो ओरिजिनली ले लेंगे। आगे आइए। पंचतंत्र इज टू बी रिटन बाय विष्णु शर्मा विथ मैनी अदर स्कॉलर्स। टू बी, पंचतंत्र को लिखा गया है विष्णु शर्मा के द्वारा। इज लिखा गया, क्या होगा, पंचतंत्र इज इस्टेब्लिश, पंचतंत्र स्थापित किया जाता है कि उसको लिखा गया है। पंचतंत्र को डिजाइन किया जाता है कि उसको लिखा गया है। पंचतंत्र पे आरोप लगाया जाता है कि उसको लिखा गया है, कि बिलीव किया जाता है। तो यही तो होगा कि पंचतंत्र इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है कि पंचतंत्र को लिखा गया था विष्णु शर्मा के द्वारा। तो यहाँ पे इस लाइन को जब आप पढ़ेंगे तो उसका सेंस ही बताएगा कि पंचतंत्र के बारे में ऐसा बिलीव किया जाता है कि विष्णु शर्मा ने उसको लिखा था, क्योंकि आज का नहीं है, ईसा पूर्व 2री शताब्दी का है, 2nd सेंचुरी। तो इस्टेब्लिश, एलिस तो सेंस ही नहीं आएगा, डिजाइन का सेंस नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, बिलीव, ए ऑप्शन, ऐसा माना जाता है। आगे आइए। विष्णु शर्मा विथ मैनी अदर स्कॉलर, विथ के पहले लिखना है, क्या लिखें, नियर विथ, बिसाइड विथ, नेक्स्ट विथ,
along with, तो अपने आप आ गया कि भाई along with विष्णु शर्मा, along with माने किसी के साथ में। अब इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं, आप पढ़ेंगे सीधे समझ में आ जाएगा। विथ मैनी अदर स्कॉलर, विष्णु शर्मा और अन्य स्कॉलर के साथ में इसको लिखा गया था। चलिए, तो along with हो जाएगा डी ऑप्शन। ये तो सीधा सीधा हो गया, इसमें कुछ सोचने की बात जरूरत नहीं पड़ी हमें। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है 2021 का। द पर्पज बिहाइंड द कंपोजिशन, इस किताब को लिखने के पीछे का उद्देश्य टू इम्प्लांट मोरल वैल्यूज, नैतिक मूल्यों को आरोपित करना था। यहां पे हमें लिखना है वर्ब। ऑप्शन में आते हैं आर, वाज, वर और बी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये आपका सब्जेक्ट है, वर्ब आपको लिखनी, आप देख रहे हैं कि ये वर्ब सिंगुलर में है, ये दोनों वर्ब प्लूरल में है। तो जरा देखिए आपका सब्जेक्ट कौन है। द पर्पज बिहाइंड द कंपोजिशन, बिहाइंड प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के पहले जो आता है वो सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट आपका पर्पज है, सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। ग्रामर का नियम जान रहे हैं तो आर और वर्ब को काट देंगे। अब बचा बी और वाज। सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिख रहा है तो बी अकेले वर्ब फाइनाइट वर्ब के रूप में नहीं काम करती है, इसके साथ कोई न कोई मॉडल वर्ब लगाना जरूरी होता है। विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट। अकेले यही लिखना है तो नहीं लिख सकते हैं क्योंकि सब्जेक्ट के बाद फाइनाइट वर्ब आएगी, तो इसको भी काट देंगे। एक ही ऑप्शन बचेगा बी, वही टिक कर हो जाएगा आपका। समझ गए कैसे मैंने किया ग्रामर के कॉन्सेप्ट के आधार पे। आगे बढ़ते हैं। द पर्पज बिहाइंड द कंपोजिशन वाज, इस किताब को लिखने के पीछे का जो उद्देश्य था वो था इम्प्लांट मोरल वैल्यूज, कि नैतिक मूल्य आरोपित किए जाएं, एंड गवर्निंग इन द यंग सन्स ऑफ किंग, राजा के युवा पुत्रों में नैतिक मूल्यों को आरोपित किया जाए। और किस चीज को आरोपित किया जाए, गवर्निंग के साथ, ये शब्द के साथ आपको यहां लिखना है गवर्निंग क्या, शासन करने की फैकल्टीज, शासन करने के प्लेयर्स, शासन करने के गिफ्ट और शासन करने की स्किल। सोचिए जरा क्या लिखना ज्यादा सही होगा। प्लेयर गिफ्ट माने आप जान रहे होंगे, गिफ्ट माने उपहार। प्लेयर को मैं बता दे रहा हूं, प्लेयर नेचुरल एबिलिटी, ध्यान रखिएगा, नेचुरल एबिलिटी समथिंग, किसी काम को करने की जो आपके अंदर प्राकृतिक क्षमता होती है, माने ये सिखाई नहीं जा सकती, नेचुरली आपके अंदर वो क्षमता होगी, उसको आप क्या कहेंगे, फ्लेयर कहेंगे। ठीक है। अब फैकल्टी ये भी है, एनी फिजिकल और मेंटल क्वालिटी दैट यू हैव, कोई भी ऐसी शारीरिक या मानसिक क्षमता जो आपके पास है, कब से, जब से आप पैदा हुए हैं, दैट यू हैव बाय बर्थ, वो आपकी फैकल्टी कहलाएगी। जब जन्म से आपके अंदर कोई जो मानसिक या शारीरिक क्षमता है वो फैकल्टी कहलाएगी। तो यहाँ पे गिफ्ट तो हो नहीं सकता है, प्लेयर, फैकल्टी, स्किल। तो देखिए यहाँ समझना है आपको, यहाँ जो वर्ड लिखना है हमें, मैंने इसीलिए आपको बताया कि जब भी आप कोई शब्द को भरे तो आगे पीछे क्या शब्द लिखे हैं, किससे वो जुड़ा हुआ है, उसको जरूर देखें। यहां कह रहा है यंग सन्स ऑफ किंग, राजा के पुत्रों को, इन माने में, इन द यंग सन्स ऑफ किंग, राजा के पुत्रों में क्या करना है, इम्प्लांट करना है, आरोपित करना है, मोरल वैल्यूज, नैतिक गुणों को, एंड और गवर्निंग फैकल्टीज, शासन करने की दक्षता को, शासन करने के स्किल्स को। तो देखिए फैकल्टीज और फ्लेयर्स तो जन्मजात होते हैं, यहाँ पे अगर हमें कुछ सिखाना है तो स्किल जो कि हम सिखाते हैं लोगों को, तो इसलिए ये सब ज्यादा सही होगा कि इस किताब को लिखने का जो उद्देश्य था वो ये था कि भाई मोरल वैल्यूज इम्प्लांट की जा सके, और क्या इम्प्लांट की जा सके, शासन करने की दक्षता, गवर्निंग स्किल, गवर्निंग स्किल्स, शासन करने की दक्षता। तो देखिए ये दो चीजें इम्प्लांट किया जा सके राजा के पुत्रों में, इस किताब को लिखने का उद्देश्य था कि राजा के पुत्रों में इम्प्लांट किया जा सके नैतिक मूल्यों को और शासन करने की दक्षता या क्षमताओं को।
तो इस शब्द से जब आप रिलेट करेंगे और गवर्निंग से रिलेट करेंगे तो गवर्निंग स्किल, शासन करने की कला उनको सिखाई जा सके। तो चूंकि स्किल है, स्किल सिखाते हैं, इसलिए प्लेयर और फैकल्टी वाले वर्ड यहाँ पे नहीं होंगे, क्योंकि ये जन्मजात गुण है और यहाँ पे सिखाना है, उसके अंदर आरोपित करना है। तो जो चीज सिखाना है वो फेयर नहीं होगा, फेयर तो नेचुरल क्वालिटी आपकी हो गई, फैकल्टी जन्मजात गुण आपके अंदर हो गया, ये चीज आपको सिखाना है। और गवर्निंग स्किल होती है, आप जान रहे हैं, शासन करने की स्किल, भाई शासन चलाने की कला होनी चाहिए, गवर्निंग स्किल्स हो गया, ये आरोपित करना है राजा के लड़कों में, और मोरल वैल्यूज। चलिए इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्लोज टेस्ट पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है। द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग टू कंट्रोल, अगला भी है और अंतिम भी है, हम लोग लास्ट पे पहुंच चुके हैं क्लोज टेस्ट 15 पे 1 से करते हुए, अंतिम हमारा क्लोज टेस्ट है आज का। और प्रयास मेरा रहा है कि अलग अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया जाए, कौन सा शब्द कहाँ रिलेट कर रहा है, कैसे ऑप्शन लेना है। हालांकि एक क्लास में सब चीजें नहीं हो पाती, क्योंकि इसके लिए बैकग्राउंड बड़ा मैटर करता है कि आप पहले कैसे पढ़ते रहे हैं, रीडिंग अगर रेगुलर कर रहे हैं, चीज़ों को उसी एंगल में देख रहे हैं, सुबह न्यूज़पेपर की क्लास में आइए, उसी तरह से चीज़ों को बताने का मैं प्रयास करता हूं, ताकि जब आप क्लोज टेस्ट करें, पैसेज करें, रीअरेंजमेंट करें, स्पॉटिंग एरर, वोकैब के क्वेश्चन करें, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़े। चलिए फिलहाल यहाँ देखते हैं। द फर्स्ट ह्यूमन बींग्स, सबसे पहला जो ह्यूमन बींग था, मनुष्य थे, सबसे पहले जो मनुष्य थे, टू कंट्रोल फायर ग्रेजुअली, सबसे पहले मनुष्यों ने फायर को कंट्रोल करना, टू कंट्रोल फायर माने फायर को कंट्रोल करना, ग्रेजुअली लर्न धीरे धीरे सीखा, मैनी यूजेस, टू कंट्रोल फायर ग्रेजुअली लर्न मैनी यूजेस। मैनी यूजेज 4 ऑप्शन है, पजेसिव केस है, पजेसिव केस प्रोनाउन लिखा हुआ है, प्रोनाउन किसी किसी नाउन के लिए आता है, ये बेसिक समझ आपको होनी चाहिए। तो यहाँ आपको ये सोचना है कि ये जो मैं प्रोनाउन लूंगा ये किसके लिए आ रहा है, अगर उस नाउन को आप तलाश पाएंगे तो उसके हिसाब से आप सटीक ऑप्शन ले सकते हैं। सबसे पहले के मनुष्यों ने आग को कंट्रोल करना धीरे धीरे सीखा, मैनी यूजेज और बहुत सारे प्रयोग को। तो किसके प्रयोग हैं ये मैनी यूजेस, किसके बहुत सारे प्रयोग, आदमियों के कि ये आग के, फायर के, फायर के बारे में कह रहा है कि सीखा है मैनी यूजेज, कई प्रयोग। तो ये प्रयोग किसके हैं, किसके कई यूज सीखा शुरुआत के मनुष्यों ने, फायर के। तो ये जो यूजेस हैं मैनी यूजेस, ये फायर के मैनी यूजेस हैं, यानी फायर के हिसाब से हमें वर्ड लेना है। फायर नॉन लिविंग सिंगुलर में आएगा, और नॉन लिविंग सिंगुलर के लिए क्या प्रोनाउन लेते हैं हम लोग, इट्स, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। तो समझ पाए यहाँ पे हमने ऑप्शन देखा चारों ऑप्शन प्रोनाउन है, तो हम सीधे वोकैब को छोड़ के ग्रामर में चले गए कि प्रोनाउन में सोचने लगे कि क्या ऑप्शन हो सकता है, नाउन उसका ढूंढा, नाउन फायर था, इस हिसाब से हमने ले लिया। आगे बढ़ते हैं। नॉट ओनली डिड दे फायर कीप वार्म एंड कुक देयर फूड, न केवल दे फायर टू कीप वार्म एंड कुक देयर फूड, कि आग उनको गर्म रखती है और उनका भोजन पकाती है, दे आगे हमें लिखना है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए डिड लिखा हुआ, इसके आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेना पड़ेगा आपको, ये सेकंड फॉर्म है। न केवल दे फायर और आगे फायर है, मैंने बताया वर्ब जब भी लीजिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का तालमेल बैठाइए। न केवल उन्होंने आग को, चीजों को गर्म रखने के लिए और फूड को पकाने के लिए प्रिपेयर किया, आग को प्रिपेयर किया, ये कोई सेंस नहीं दे रहा है, आग बनाई थोड़ी जाती है, आग को तैयार किया, कोई व्यक्ति थोड़ी उसको तैयार करेंगे, चलो भाई ये काम करो। नॉट ओनली डिड दे यूज फायर, न केवल, क्योंकि यहां आया है ना, उनके कई प्रयोग को उन्होंने सीखा, वही चीज यहां पे आ गई। नॉट, और आगे भी लिखा है दे लर्न टू यूज इट इन हंटिंग और वारफेयर, उन्होंने हंटिंग और वारफेयर में भी इसका उपयोग करना सीखा। तो इस लाइन से, यहाँ की लाइन से और सेंटेंस के सेंस से आप समझ जाएंगे कि यूज ऑप्शन होगा। न केवल उन्होंने आग का प्रयोग करना सीखा अपने चीजों को गर्म रखने में और भोजन को पकाने में, दे लर्नड, उन्होंने सीखा, क्या ले, अल्टरनेटिव, विल, इंस्टीड, आल्सो, कुछ एडवर्ब टाइप की चीजें दी गई हैं, क्या होना चाहिए। और अगर ग्रामर इत्यादि पढ़ रहे हैं, नॉट ओनली बट आल्सो अपने आप आएगा कि न केवल उन्होंने ये जाना कि आग से हम चीजों को गर्म रख सकते हैं और भोजन को पका सकते हैं, दे आल्सो लर्नड, उन्होंने यह भी सीखा
टू यूज इट हंटिंग आर वारफेयर, कि इसका प्रयोग शिकार करने में और युद्ध में भी किया जा सकता है। तो यहां से यहां तक जब आप चीजों को रिलेट करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, आल्सो। इसीलिए मैं कहता हूं कि सेंटेंस को पढ़ रहे हैं आगे पीछे पूरा पढ़ा करिए, दाएं बाएं देख के चलिए, तो एक्सीडेंट कम होंगे आपके क्लोज टेस्ट। न केवल उन्होंने चीजों को गर्म रखना और भोजन को पकाना सीखा, बल्कि यह भी सीखा इससे हम हंटिंग कर सकते हैं, युद्ध में यूज कर सकते हैं, टू किल इंसेक्ट्स, कीड़ों को मार सकते हैं, एंड टू बेरीज, और बेरी को क्या कर सकते हैं, बेरीज माने उनके खाने के फल हैं, अपने खाने के फलों को क्या कर सकते हैं, आग से प्राप्त कर सकते हैं, आग से प्राप्त, एक्वायर, ऑब्टेन, अटेन, वही सेंस दे दिया तीनों। आप ऐसे में तो समझ जाएगा कि कंफ्यूज कर रहा है आपको, बेरीज नहीं भी जान रहे हैं तो आग से शिकार कर सकते हैं, युद्ध लड़ सकते हैं, कीड़ों को मार सकते हैं, और अपने खाने पीने के फलों को भी क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, सेफ गार्ड। ये तीनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते हैं, खाने की चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, आग से पाएंगे थोड़ी, आग से तो सुरक्षित रख लेंगे ताकि अन्य लोग उसको उठा के ना ले जा पाए। चलिए सेफ गार्ड ऑप्शन ज्यादा सही होगा, बी ऑप्शन। आगे आइए, एंड टू क्लियर फॉरेस्ट ऑफ अंडरबुश, और जो जंगल है उसको क्लियर कर सकते हैं ताकि गेम बी बेटर सीन। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, गेम बी बेटर सीन, खेल को अच्छे तरीके से देखा जा सके, यही मीनिंग आप भी निकालेंगे, यही मीनिंग मैंने भी समझा, लेकिन फिर मुझे आया कि भाई खेल कहां से आ गया, अभी तो ये लोगों को मारने शिकार करने की बात हो रही थी, और उसके आगे जो शब्द लिखा गया एंड हंटेड, इसको बेहतर तरीके से देखा जा सके और शिकार किया जा सके, तो मैं समझ गया कि यहाँ गेम खेल के सेंस में नहीं है, गेम एनिमल एंड बर्ड्स, वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स, जंगली जानवरों और पक्षियों के लिए भी गेम का प्रयोग होता है। गेम एक वर्ड है जिसको हम यूज करते हैं जंगली जानवर और पक्षियों, तो उस सेंस में ये यूज हुआ है, जंगली जानवरों के सेंस में, तो ताकि वो जंगल को साफ कर सकें और ताकि जंगली जानवरों को बेटर सीन वो देख सकें और उनका शिकार कर सकें। यहाँ ऑप्शन लेना है शैल, कुड, विल, मस्ट। आप सोचिए, घटनाएं पास्ट में चल रही हैं, कोई डाउट ही नहीं है, देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दे लर्न, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट में चीजें चल रही हैं, शैल और विल का यहाँ कोई रोल नहीं है, फ्यूचर में बात ही नहीं होगी, बेहतर तरीके से वो ये काम को कर सकें, पास्ट में सारी चीजें हैं, अगल बगल सारे सेंटेंस पास्ट में चल रहे हैं। देखा आपने कैसे मैंने डिसीजन लिया, अगल बगल पैराग्राफ को देखा, मैं समझ गया कि ये घटना आज की नहीं है, कई सौ साल पहले की घटना है। वहां फ्यूचर का क्या रोल, वहां जो चीजें लिखेंगे वो पास्ट में भी लिखेंगे। और किसी काम को, अब यहाँ दो ऑप्शन बचे, मस्ट और कुड, मस्ट ले या कुड ले, मस्ट एडवाइस के सेंस में है, कुड क्षमता या दक्षता को, क्वालिटी को दर्शाता है, ये कोई काम आप कर सकें। यहाँ पे क्या भाव है, शिकार को, जानवरों को बेहतर तरीके से देख सकें और उनका शिकार कर सकें, कहीं कहीं ये दक्षता या क्षमता को दर्शाता है, और दक्षता या क्षमता को दर्शाएगा पास्ट में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कुड का, कुड बी बेटर सीन एंड हंटेड, कि उनको बेहतर तरीके से देखा जा सके और उनका शिकार किया जा सके। तो आज की हमारी ये क्लास यहीं पे खत्म होती है। इस क्लास का पर्पज ये था कि क्लोज टेस्ट करने में कैसे हमें चीजों के बारे में सोचना है, उसको मैं थोड़ा आपके साथ डिस्कस कर सकूं, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि समय की अपनी सीमाएं होती हैं, और क्लोज टेस्ट जो गंभीर विषय है, 1-2 से 3 घंटे की क्लास में उतना डिटेल में हम नहीं जा सकते। फिर भी हमने कोशिश की पिछले साल के कुछ क्लोज टेस्ट को लेकर के कि उसका एनालिसिस करके टेक्निक आपको सिखाई जा सके, तरीके आप सीख सके कि कैसे हमें चीजों को रिलेट करना है, कहाँ ग्रामर के हिसाब से, कहाँ सेंस के हिसाब से, और कई जगह जहां बिल्कुल रिलेट नहीं हो सकता, जैसे फ्रेजल वर्ब है या कोई चीज है जहां पे मीनिंग ही सारी कुछ है, अगर मीनिंग आप नहीं कर पाएंगे तो ऐसे क्लोज टेस्ट आपसे नहीं हो पाए। तो आप करने की कोशिश करिए, जो लोग सीरियल देने वाले हैं उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बेस्ट ऑफ लक अभी से, कि उनका पेपर बेहतर हो। जितना आपको पता है उस पर विश्वास करके चलिए, अपने ऊपर विश्वास करके चलिए कि आपने जितना सीखा है वो पर्याप्त है, क्योंकि अब एग्जाम करीब में है। ऐसे में अपने ऊपर डाउट करने से कोई फायदा नहीं, जितना आपने सीखा है उसी को बेहतर मान के चलिए, और उसके लिए मेरी शुभकामनाएं भी आपको हैं। लेकिन जो अपना क्लोज टेस्ट बेहतर करना चाहते हैं, या जो अभी नए हैं, जिनके एग्जाम अभी दूर हैं, वो सुबह जो मैं न्यूज़पेपर की क्लास चला रहा हूं उसमें जरूर जुड़े। उसमें मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं वर्ड के एक एक यूज, कितने अलग अलग सेंस में वर्ड यूज हो सकता है,
क्या क्या ग्रामर के कॉन्सेप्ट हैं, कोई चीज पेपर में लिखी हुई है, एडिटोरियल में लिखी हुई है, कैसे समझना है, क्या नाउन प्रोनाउन है, क्या एडजेक्टिव है, क्या वर्ब है, वर्ब में कितने तरीके का है, कैसे सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन है, एक डिटेल चीजों को लेके चल रहे हैं ताकि इंग्लिश को आप केवल अंदर से नहीं बाहर से भी दोनों तरीके से समझ सकें और अपने डर को दूर कर सकें। तो आज का सेशन यहीं तक था। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इन सेशन में भाग लिया। जो नहीं देख पाए हैं इसको पूरा देखेंगे, अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे ताकि ये जो हम लोगों का प्रयास है ये सभी के लिए सार्थक हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।